गुड इवनिंग बच्चों। हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब फोटोसिंथेसिस में हमने लास्ट क्लास में वेयर डज दी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस और हमने कुछ पिगमेंट्स के बारे में बात करी थी। उसी के बाद में हमने 3 ग्राफ को भी डिस्कस करा था। अब आज जो मेरा जो डिस्कशन है वो एक हेडिंग के साथ होने वाला है जो आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन। तो मेनली आज हमको जिस हेडिंग के साथ डिस्कस करना है बेटा, वो हेडिंग कौन सी है? व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। देखो, लास्ट टाइम में हमारे और मतलब आपके और मेरे बीच एक डिस्कशन हुआ था कि फोटोसिंथेसिस से करीब करीब 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और उनमें से 2 में से जो एक क्वेश्चन जो होता है उसकी पूरी संभावना होती है कि वो ईटीएस से आए। और ईटीएस बेटा किसके इनसाइड इंक्लूड होने वाली है? हमारी लाइट रिएक्शन के इनसाइड इंक्लूड होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज हम एक मेजर टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन को क्या होने वाला है बेटा, दावेदारी रखने वाला है। जब हमको पता है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला है तो मीन्स हमारे को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर काफ़ी काफ़ी कंसेप्ट जो है उनके साथ हम डिवेलप करेंगे। और जब बेटा व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ तो मेरे को क्लियर हो रही है कि यहाँ मेरा जो डिस्कशन है बेटे वो किस बारे में चल रहा है? लाइट रिएक्शन के बारे में चल रहा है। जब बेटा मैं लाइट रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो पहली बात मेरे को ये क्लियर हो रही है कि लाइट रिएक्शन को और क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं फोटोकेमिकल फेज भी बोल सकता हूँ। एनसीईआरटी भी अपनी पहली लाइन में ही बोली हुई है कि लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, कि भाई लाइट रिएक्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल फेज बोल सकते हैं। अब ये जो लाइट रिएक्शन जो है ये हिल ने बेटा प्रपोज करी थी, इसीलिए मैं लाइट रिएक्शन को और क्या बोल दूंगा बेटा? हिल रिएक्शन भी बोल दूंगा। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो पहली बात मेरे को क्या समझ में आई कि लाइट रिएक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी फोटोकेमिकल फेज, कि बेटा लाइट रिएक्शन को ही और क्या बोल देंगे हम? फोटोकेमिकल फेज बोल देंगे। और इसी फोटोकेमिकल फेज को और क्या बोल देंगे बेटा हम? लाइट अपना हिल रिएक्शन भी बोल देंगे। जब इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो ये जो लाइट रिएक्शन जो है ये इसके इनसाइड बेटा 4 थिंग को क्या करने वाली है? इंक्लूड करने वाली है। 4 फेजेस को भी क्या करने वाली है? इंक्लूड करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होने वाला है? लाइट का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। बेटा लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पे पिगमेंट जो होंगे वो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होने वाले होंगे? अरेंज होने वाले होंगे। और वो किसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होंगे बेटा? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होने वाले होंगे? अरेंज होने वाले होंगे। जब इतनी बात तेली कि मेरे को क्लियर हो रही है तो दूसरी चीज मेरे को ये समझ में आ रही है कि लाइट के प्रेजेंस में बेटा वाटर मॉलिक्यूल की क्या होने वाली है? स्प्लिटिंग भी होने वाली है। तो वहां पे आप जब एनसीईआरटी में रीड करोगे तो पहली दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि वाटर की क्या होने वाली बेटा? स्प्लिटिंग भी होने वाली है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग होने वाली है किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? लाइट की प्रेजेंस में होगी। देखो मैं आपको यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ कि बेटा वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। और जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा होता है? रिलीज हो रहा होता है। यही इक्वेशन को हम आगे जाके 2 वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। पर पहली बात ये क्लियर होती है कि ये लाइट के प्रेजेंस में क्या होने वाली है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होने वाली है। तो लाइट के लिए मैं वर्ड लेके आ जाता हूँ फोटो, और स्प्लिटिंग के लिए वर्ड ले आता हूँ मेरे बेटे लाइसिस। तो इसी बात को और क्या बोल देता हूँ मैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, की बेटा लाइट रिएक्शन में क्या होने वाली है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट थिंग समझो कि जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल की क्या होती है बेटा? स्प्लिटिंग होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो उसी समय पे बेटा किसका भी रिलीज हो रहा होता है? ऑक्सीजन का भी रिलीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देयर इज ए रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा? रिलीज भी होगा। फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देयर विल बी दी आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द हाई एनर्जी रिच इंटरमीडिएट, कि भाई यहाँ पे किसका भी फॉर्मेशन होने वाला है? हाई एनर्जी रिच इंटरमीडिएट का भी मेरे बेटे फॉर्मेशन होने वाला है। तो बच्चों मेरे को एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो हाई एनर्जी रिच जो इंटरमीडिएट में यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ वो एक तो क्या होने वाली होगी बेटा? एटीपी, और दूसरी क्या होने वाली होगी? NADPH। एक चीज और मेरे को याद है अच्छे से कि एटीपी और NADPH को मैं यूज करूंगा किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को और क्या बोल दूंगा बेटा मैं? कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, की भाई उसी को और क्या बोल देंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन भी बोल देंगे। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के लिए मैं यहाँ पे किसको यूज करने वाला हूँ? एटीपी को और NADPH को यूज करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं इनको और क्या बोल सकता हूँ? एसिमिलेटरी पावर भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर क्या कराने वाली होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन कराने वाली होगी। एसिमिलेशन को और आम भाषा में मैं क्या बोल देता हूँ? फिक्सेशन। कि ये
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कराएगी, फिक्सेशन कराएगी, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का। और फिक्सेशन कराने के लिए मेरे को किसकी जरूरत होगी, एस्टिमुलेटरी पावर की। और वो एस्टिमुलेटरी पावर क्या होने वाली है, एक तो एटीपी और दूसरा क्या होने वाला है, NADPH2। जब बेटा इतनी बात क्लियर हो रही है तो एक चीज समझो कि एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो किससे होने वाला है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के किससे बेटा, फॉस्फोराइलेशन से। और ये जो फॉस्फोराइलेशन जब होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। अब बेटा एक चीज आपको भी क्लियर है और मेरे को भी क्लियर है कि ये फॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसीलिए इस फॉस्फोराइलेशन को हम सिंपली क्या बोल देंगे मेरे बेटे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देंगे बेटा इसको हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक और चीज आप मेरी बात अच्छे से समझो कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हो चुका है हमारा, है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में क्या कराना, फॉस्फोराइलेशन कराना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना देना, एटीपी बना देना। सेकेंड थिंग मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे NADP प्लस को क्या करा दूंगा बेटा, मैं रिड्यूस करा दूंगा। और रिड्यूस कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन को भी यूज करूंगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, एक तो NADPH और साथों साथ क्या रिलीज होंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन भी फॉर्म्ड होंगे। और ये यहाँ पे जो रिडक्शन जो हो रहा है, ये रिडक्शन भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि मैं NADP प्लस को क्या करा रहा हूं, रिड्यूस करा रहा हूं। और ये रिड्यूस कराने के लिए भी बेटा किसको यूज कर रहा हूं, मैं लाइट को यूज कर रहा हूं। या फिर NADP प्लस का जो रिडक्शन हो रहा है NADPH में, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है या लाइट की वजह से हो रहा है। तो इस रिडक्शन को बेटा और क्या बोल दूंगा मैं, फोटो रिडक्शन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लाइट रिएक्शन अगर होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल की क्या होने वाली होगी मेरे बेटे, स्प्लिटिंग होने वाली होगी। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो किसका रिलीज होगा मेरे बेटे, ऑक्सीजन का रिलीज होगा। और साथों साथ एक और चीज और क्लियर हो रही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग होती है लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसको हम और क्या बोल देते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और साथों साथ यहाँ पे किसका भी फॉर्मेशन होने वाला है, हाई एनर्जी रिच इंटरमीडिएट का। और वो जो हाई एनर्जी रिच इंटरमीडिएट जहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं वो एटीपी और क्या दिख रहे हैं बेटा, मेरे को NADPH दिख रहे हैं। और एक और बात मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन से हो रहा है। तो इसीलिए इस फॉस्फोराइलेशन को मेरे बेटे में और क्या बोल दूंगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और NADP प्लस का क्या करा रहा हूं मैं, रिडक्शन करा रहा हूं किसमें, या NADP प्लस को क्या करा रहा हूं, रिड्यूस करा रहा हूं किसमें, NADPH में। और ये जो रिडक्शन है ये भी किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। तो इस रिडक्शन को और क्या बोल दूंगा बेटे मैं, फोटो रिडक्शन बोल दूंगा। जब इतनी बात अगर मेरे को यहाँ पे क्लियर हो रही है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये लाइट रिएक्शन अकर कहां पे होने वाली है। तो ये लाइट रिएक्शन जो है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे अकर होगी। कहां पे अकर होगी बेटा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेरे को वहां पे क्या दिख रहे होंगे, प्रेजेंट फोटो सिस्टम दिख रहे होंगे। अब बेटा बार बार थैलेकॉइड आ रहा है, पर हालांकि हमको पता है कि हम वेयर डज दी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करके एक हेडिंग पढ़ते इसी चैप्टर में। और उस हेडिंग के इनसाइड मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था। और जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने वहां पे जो करी थी कि क्लोरोप्लास्ट कैसा सेल ऑर्गेनिल है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है। कि क्लोरोप्लास्ट कैसा सेल ऑर्गेनिल होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल होता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है बेटा, मेरे को डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल दिख रहा है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल जो दिख रहा है, इसमें जो आउटर साइड जो मेम्ब्रेन होती होगी उसको क्लोरोप्लास्ट की कौन सी मेम्ब्रेन बोल दूंगा बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर साइड जो मेम्ब्रेन होती होगी क्लोरोप्लास्ट की, उसको बेटा मैं क्या बोल दूंगा, इनर मेम्ब्रेन बोल दूंगा। हालांकि हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है कि क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड जो फ्लूइड पार्ट जो प्रेजेंट होता है, उसी फ्लूइड पार्ट को मेरे बेटे आप क्या बोल देते हो, स्ट्रोमा बोल देते हो, जो प्रोटीनिशियस होता है। एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा सेल ऑर्गेनिल दिख रहा है, मेरे को डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल दिख रहा है। और क्लोरोप्लास्ट की कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है बेटा, मेरे को 2 मेम्ब्रेन दिख रही है। जो आउटर साइड जो मेम्ब्रेन दिख रही है उसका आउटर मेम्ब्रेन कह दूंगा। और जो इनर साइड जो मेम्ब्रेन जो दिख रही है उसको मैं बेटे क्या बोल दूंगा, इनर मेम्ब्रेन कह दूंगा। और अंदर की तरफ जो मेरे को फ्लूइड पार्ट जो दिख रहा है, उस फ्लूइड पार्ट को बेटा मैं क्या बोल दूंगा, स्ट्रोमा बोल दूंगा। और इस फ्लूइड पार्ट के इनसाइड बेटा मेम्ब्रेनस सिस्टम भी प्रेजेंट दिख रहे हैं। और ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ दिख रहा है। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है
इसी को मेरे बेटे आप क्या बोल दोगे, थैलेकॉइड बोल दोगे। और ये जो थैलेकॉइड जोन जो है ये एक दूसरे के एक ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टैक्स कर रहे हैं, वन अबव क्या कर रहे हैं बेटा, स्टैक्स कर रहे हैं। और स्टैक करने के बाद ये जो एक जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बना देते हैं, जो फॉर्म जो कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देता हूँ बेटा मैं, सिंगुलर में एक वचन में ग्रेनम बोल देता हूँ। पर मेरे को यहाँ पे एक से ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब मेरे को एक वचन के अलावा क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, बहुवचन में बात करना पड़ेगी, अनेक वचन में बात करना पड़ेगी। जब एक से ज्यादा मेरे को ग्रेनम दिख रहे हैं, इसीलिए मैं प्लूरल में इसको क्या बोल दूंगा, ग्रेना बोल दूंगा। और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, एक मेम्ब्रेनस पार्ट के थ्रू अटैच्ड होंगे। और उस मेम्ब्रेनस पार्ट को और क्या बोल दूंगा बेटा मैं, स्ट्रोमा लेमिले बोल दूंगा। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो स्ट्रोमा लेमिले को बेटा हमने और क्या बोल दिया था, फ्रेट लेमिले भी बोल दिया था, फ्लोरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था कि फ्रेट का जो फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस करी थी, जब मैं वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस पढ़ा रहा था। तो बेटा ये जो थैलेकॉइड जो होता है, देखो बाहर की तरफ मैं इसको लेके आ रहा हूं, तो एक चीज समझो कि थैलेकॉइड के बाहर जो पार्ट है वो क्या दिख रहा है बेटा, मेरे को फ्लूइड पार्ट दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट को, इसको स्ट्रोमा कह देता हूं। और थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस जो दिख रही है इसको क्या कह देता हूं, ल्यूमेन कह देता हूं। और इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन प्रेजेंट है बेटा, हमारे फोटोसिस्टम। अब एक्चुअली ये फोटोसिस्टम होते क्या है, तो फोटोसिस्टम इज द ग्रुप ऑफ द पिगमेंट। क्या है बेटा, ये एक्चुअल ग्रुप ऑफ द पिगमेंट है विच इज लोकेटेड ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। की जो ग्रुप ऑफ द पिगमेंट कहाँ लोकेटेड होते हैं बेटा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। और किसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोटोकेमिकल फेज में। उन्हीं मिनिमम ग्रुप ऑफ द पिगमेंट को ही क्या बोल देता हूं बेटा मैं, फोटोसिस्टम। तो आओ जरा यहाँ पे लिख देते हैं कि ग्रुप ऑफ द पिगमेंट लोकेटेड ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। की जो कहाँ पे लोकेटेड दिख रहे हैं बेटा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लोकेटेड दिख रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ द पिगमेंट लोकेटेड ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन विच इज इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल फेज। जो किसमें इन्वॉल्व होंगे बेटा, फोटोकेमिकल फेज में इन्वॉल्व होंगे। तो मेंशन कर रहा हूं विच इज इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल फेज, which is involved in photochemical phase that is called as the photosystem। कि बेटा उन्हीं को क्या बोल देता हूं मैं, फोटोसिस्टम कह देता हूं। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, आओ जरा मैं आपको क्या दिखा देता हूं, यहाँ पे एक छोटा सा थैलेकॉइड भी ड्रॉ कर देता हूं। तो ये देखो बेटा थैलेकॉइड बनाया हूं, और इस थैलेकॉइड के बाहर आपको पता है अच्छे से कि क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होगा। जो फ्लूइड पार्ट जो प्रेजेंट होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट का, उसको स्ट्रोमा कह देंगे। और अंदर की तरफ जो स्पेस जो प्रेजेंट होती है उसको क्या कह देते हो बेटा, आप ल्यूमेन कह देते हो। ये अभी जस्ट मैंने 1 या 2 सेकंड पहले या 1 या 2 मिनट पहले आपको समराइज करा था। और इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट हो रहे होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट हो रहे होते हैं। और ये ग्रुप ऑफ द पिगमेंट जो बेटा थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं ग्रुप ऑफ द पिगमेंट को, और जो किसमें इन्वॉल्व होते होंगे बेटा, किसमें इन्वॉल्व होते होंगे बेटा, फोटोकेमिकल फेज में। इन्हीं मिनिमम ग्रुप ऑफ द पिगमेंट को ही क्या बोल देता हूं बेटा मैं, फोटोसिस्टम बोल देता हूं। मतलब एक बात मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है यहाँ पे आके कि फोटो सिस्टम वो है जो किससे मिलके बने हुए हैं मेरे बेटे, ग्रुप ऑफ द पिगमेंट से मिलके बने हुए हैं। और कहाँ लोकेटेड दिख रहे हैं मेरे को, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड दिख रहे हैं। उन्हीं को बेटा मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, फोटो सिस्टम बोल दिया। और वो किसमें इन्वॉल्व होंगे बेटा, आपके फोटोकेमिकल फेज में इन्वॉल्व होंगे। अब बेटा ये जो फोटो सिस्टम है, आओ जरा इनको 2 प्लांट की केस में कंपेयर कर लिया जाए। पहली बात मैं कर लेता हूँ इनकी बात में हीलियोफाइट्स के केस में। बेटा हीलियोफाइट्स का नेम हमको इंडिकेट कर रहा है कि कैसे प्लांट होते होंगे बेटा, सन लविंग प्लांट होते होंगे। ये कहाँ पे रहते होंगे, जहाँ पे सनलाइट क्या होती होगी बेटा, ज्यादा फॉल करती होगी। अब देखो बेटा जो सन लविंग प्लांट है वहाँ पे लाइट ज्यादा आ रही है, इट मींस कि वहाँ पे ज्यादा पिगमेंट की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए ये वहाँ पे कैसे होने वाले हैं, लेस साइज के होने वाले हैं। थोड़ी साइज क्या होने वाली है, इनकी छोटे होने वाली है। और नंबर भी क्या होने वाले होंगे बेटा, कम होने वाले होंगे। तो यहाँ पे लेस एंड स्मॉल साइज जो लिख देता हूं मैं, लेस एंड स्मॉल साइज, कि भाई इनके नंबर भी क्या होंगे, कम होंगे। और साइज भी कैसी होगी बेटा, इनकी छोटी होगी। पर वहीं अगर मैं इनको हीलियोफाइट्स को छोड़ के अगर मैं दूसरे प्लांट के केस में कंपेयर करता हूं, जैसे कि स्कायोफाइट्स के केस में, जो कैसे प्लांट होते होंगे बेटा, शेड लविंग प्लांट होते होंगे। स्कायोफाइट्स कैसे होते हैं बेटा, शेड लविंग प्लांट होते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट है बेटा, शेडी एरिया में
प्रेजेंट होने वाले प्लांट है, या वो प्लांट के बारे में बात कर लो जो लाइट की प्रेजेंस में नहीं रहते होंगे। तो आपने एक चीज देखी होगी, मतलब लाइट की प्रेजेंस में नहीं रहते होंगे, मतलब कम लाइट में रहते होंगे। लाइट की प्रेजेंस में नहीं रहना तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। जो कम लाइट में रहते होंगे बेटा, कम लाइट में मतलब जहाँ पे सनलाइट कम आती होगी, ये उस जगह रहने वाले प्लांट होंगे। अब देखो भाई लाइट कम आ रही है तो जाहिर सी बात है मेरे को नंबर ऑफ पिगमेंट क्या रखना पड़ेंगे, ज्यादा रखना पड़ेंगे, क्योंकि मैं लाइट को क्या करना चाह रहा हूँ, ज्यादा हार्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए बेटा जो शेड लविंग प्लांट जो होते हैं उनमें बेटा फोटो सिस्टम के नंबर भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और कैसे साइज के होते होंगे बेटा, लार्ज साइज के होते होंगे। अब बेटा एक और बात क्लियर हो रही है कि जब फोटो सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो फोटो सिस्टम कितने पार्ट से बने हुए होते हैं, 2 पार्ट से बने हुए होते हैं। और फोटो सिस्टम होते भी कितने टाइप के मेरे बेटे, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा फोटो सिस्टम 1 और एक कौन सा होता है बेटा आपका फोटो सिस्टम 2। तो मेरे को क्या क्लियर हुआ कि फोटो सिस्टम कितने टाइप के होंगे बेटा, 2 टाइप के होंगे। एक को क्या बोल दूंगा बेटा मैं फोटो सिस्टम 1 और दूसरे को क्या बोल दूंगा बेटा मैं फोटो सिस्टम 2। और जिसको मैं फोटो सिस्टम 1 बोलता हूँ, ये अपना लाइट का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पे शो करता है, इसीलिए फोटो सिस्टम 1 को क्या बोल दूंगा मैं P700। और जो फोटो सिस्टम 2 जो है वो अपनी लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा किस पे शो करता है, 680 नैनोमीटर पे। आगे जाके बेटा हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे, ईटीएस को डिस्कस कर रहे होंगे। जब आगे जाके मैं ईटीएस को डिस्कस करूंगा तो वहां पे एक साइक्लिक ईटीएस भी डिस्कस करूंगा और एक कौन सी ईटीएस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, नॉन साइक्लिक ईटीएस डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा एक चीज समझो, जब मैं वहां पे किसको डिस्कस करूंगा, नॉन साइक्लिक ईटीएस को डिस्कस करूंगा, तो पहली चीज तो मेरे को ये क्लियर हो रही होगी कि नॉन साइक्लिक ईटीएस में दोनों फोटो सिस्टम की क्या होने वाली होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। फोटो सिस्टम 1 में इन्वॉल्व होगा तो फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पर पहली जो वर्किंग जो होगी वो फोटो सिस्टम 2 की होगी, और फंक्शनली उसके बाद कौन वर्किंग कर रहा होगा, फोटो सिस्टम 1 कर रहा होगा। मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर पहला जो फोटो सिस्टम जो अरेंज होने वाला होगा फोटो सिस्टम 2 होगा, और बाद में कौन अरेंज होने वाला होगा, फोटो सिस्टम 1। मतलब इनके फंक्शन के बिहाफ पे मैंने इनको फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 नहीं बोला है, इनको किसके बिहाफ पे नेम करा बेटा, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बिहाफ पे। जिसकी डिस्कवरी पहले हो गई उसको मैंने क्या बोल दिया, फोटो सिस्टम 1 बोल दिया, और जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसको फोटो सिस्टम क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। तो इनकी जो नेम जो करा है, इनकी जो नेमिंग जो हुई है, इनको जो नाम जो दिया गया है वो किस बिहाफ पे दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बिहाफ पे दिया हुआ है। ये लाइन पे बेटा व्हाट इज लाइट रिएक्शन वाली हेडिंग के इनसाइड जब आप देखोगे तो वहां पे दी हुई मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, इसी जो फोटो सिस्टम है इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम बना के देखते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि फोटो सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो फोटो सिस्टम में बेटा 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट जो मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो किसको ड्रॉ करूंगा बेटा, रिएक्शन सेंटर को ड्रॉ करूंगा। अब बेटा एक बात तो क्लियर हो गई है कि सबसे पहला पार्ट में यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, रिएक्शन सेंटर। और फोटो सिस्टम कितने पार्ट से मिलके बना हुआ दिखेगा बेटा, मेरे को 2 पार्ट से मिलके बना हुआ दिखेगा। और उसमें जो पहला पार्ट जो मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करूंगा वो कौन सा होने वाला है, आपका रिएक्शन सेंटर होने वाला है। अब बेटा ये जो रिएक्शन सेंटर यहाँ पे जो ड्रॉ करने वाला हूँ ये बना हुआ होता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए से, कि भाई क्लोरोफिल ए के किससे बना हुआ होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ड्रॉ देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कुछ चीज ड्रॉ करा हूँ, एक्चुअल में किसको ड्रॉ करा हूँ, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए को, कि भाई ये क्लोरोफिल ए का क्या दिख रहा है, मेरे को सिंगल मॉलिक्यूल दिख रहा है। और ये जो सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे जो मेरे को क्लोरोफिल ए का जो दिख रहा है, इसी को बेटा मैंने क्या बोल दिया, रिएक्शन सेंटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल रिएक्शन सेंटर किससे मिलके बना हुआ होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए से मिलके बना हुआ होता है। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो रिएक्शन सेंटर जो है किससे मिलके बना हुआ बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए से मिलके जो बना हुआ है, इसका काम क्या है। तो जब बेटा मैं इसके काम के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि इसका काम है बेटा लाइट एनर्जी का क्या करा देना, कन्वर्जन करा देना बेटा किसमें, केमिकल एनर्जी में। कि भाई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट
करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये कन्वर्जन का काम कौन करने वाला है, आपका रिएक्शनिस्ट एंटर करने वाला है। ये लेक्चर जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड जाएगा, हो सकता है कि कुछ पार्ट जो होगा इसका वो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कंडक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हमको काफी ज्यादा डिस्कशन करना है और काफी ज्यादा कंसेप्ट भी होंगे इलेक्ट्रॉन के। अभी आप ध्यान से समझो कि लाइट एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा है बेटा किसमें, केमिकल एनर्जी में, वो कौन करवा रहा होगा बेटा, रिएक्शन सेंटर करवा रहा होगा। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से कि ये जो फोटोन ऑफ जो लाइट है, क्या बोला बेटा मैंने, ये जो फोटोन ऑफ लाइट जो है कहां फॉल करने वाली है, इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए के ऊपर। और जब ये फोटोन ऑफ लाइट कहां फॉल करती है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए के ऊपर फॉल करती है, तो उस वजह से किसका रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, या ऐसा बोल लो कि किसका एक्सट्रूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सट्रूशन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो अब जो यहाँ से जो रिलीज होंगे वो किसके पास चले जाएंगे बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास चले जाते हैं बेटा, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि देयर विल बी द रिलीज ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन। अब मन में क्वेश्चन आता, सर एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि जो क्लोरोफिल जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो मैंने आपको बताई थी उसमें पोरफायरिन की हेड होती है, और दूसरा मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर में कि फाइटोल की टेल होती है। और पोरफायरिन की हेड के बीच में 4 मतलब आप मेन चीज ये याद रखो कि पोरफायरिन की हेड के बीच में क्या प्रेजेंट था बेटा, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट था। और मैग्नीशियम आयन कैसा आयन होता है बेटा, डाइवेलेंट आयन होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का रिलीज होने वाला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला होगा बेटा, रिलीज होने वाला होगा। और जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किसके पास चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं किसके अंदर बेटा, ईटीएस में। और ईटीएस में मूव करके ये बना देंगे एक तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा क्या बना देंगे बेटा, एटीपी और एनएडीपीएच। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी इस तरीके से, आपकी एसिमुलेटरी पावर बन जाएगी, और यू कैन से केमिकल एनर्जी बन जाएगी। और इसी कन्वर्जन को और क्या बोल दूंगा बेटा मैं, क्वांटम कन्वर्जन। क्या बोल दूंगा बेटा इस कन्वर्जन को, और मैं क्वांटम कन्वर्जन। तो मेंशन कर देता हूं कि दैट कन्वर्जन इट इज आल्सो नोन एज द क्वांटम कन्वर्जन। कि बेटा इस कन्वर्जन को ही क्या बोल दिया मैंने, क्वांटम कन्वर्जन। पर बेटा मैंने यहाँ पे बोला था ग्रुप ऑफ द पिगमेंट, तो आप सबके मन में भी आ रहा होगा सर यहाँ तो और भी पिगमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ बेटा, वो सब आपके एक्चुअल कौन से हो रहे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट हो रहे होते हैं। आओ जरा मैं आपको यहाँ पे उन पिगमेंट के मॉलिक्यूल को भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जो यहाँ पे जो प्रेजेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ उनको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अब मेरे को दूसरे भी पिगमेंट के मॉलिक्यूल क्या दिख रहे हैं बेटा, हेल्ड होते हुए दिख रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं। ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या बना दिए है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट के क्या बना दिए बेटा, मॉलिक्यूल बना दिए है। और एक्चुअल जब बेटा मैं यहाँ पे जो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल जो बोल रहा हूँ ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस वर्ड को क्या कर रहा हूँ थोड़ा बेटा यूज कर रहा हूँ टेक्निकली। पर आप एक चीज समझो कि एक्चुअल ये जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये 250 से 400 मॉलिक्यूल होते हैं बेटा किसके, एसिसरी पिगमेंट के। तो यहाँ पे बेटा ये कितने बना दूंगा बेटा मैं, 250 से 400 मॉलिक्यूल बना दूंगा बेटा किसके, एसिसरी पिगमेंट के। अब मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, फोटो सिस्टम का दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। अभी पहले आप समझो कि ये जो मैंने इसको सराउंड करते हुए जो पिगमेंट जो बनाए हैं, इन पिगमेंट को बोल देता हूं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, क्योंकि ये लाइट को क्या कराएंगे बेटा, हार्वेस्ट कराएंगे। अब क्वेश्चन आइज होता है सर ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट करते क्या है, तो बेटा जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में क्या क्या चीजें यहाँ पे शामिल होने वाली है, एक ये भी हमारे लिए क्या है, एक बेटा डिस्कशन का मुद्दा होने वाला है। तो पहली चीज समझो कि यहाँ पे बेटा सबसे पहले अगर कोई पिगमेंट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो क्लोरोफिल बी होगा। क्लोरोफिल बी के साथ साथ और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, ज़ेंथोफिल भी हो सकता है, और अदर देन दिस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल है। इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ के दूसरे जो क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी किसका पार्ट बन जाएंगे बेटा, आपके लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट का क्या बन जाएंगे बेटा, पार्ट बन जाएंगे। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो ये जो आपको यहाँ पे जो पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इन पिगमेंट के मॉलिक्यूल को क्या बोल दिया बेटा मैंने, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट
पिगमेंट। अब एक चीज और समझो कि ये कहाँ प्रेजेंट दिख रहे बेटा, एक्चुअल ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ द पिगमेंट थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या दिख रहे हैं, प्रेजेंट दिख रहे हैं। और मेरे को अच्छे से पता है कोई भी मेम्ब्रेन क्यों नहीं हो वो किससे मिलके बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलके बनी हुई होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्चुअल में किसको दिखा रहा हूँ आपको कि ये फॉस्फोलिपिड की क्या दिखा रहा हूँ बेटा, मैं बाइलेयर दिखा रहा हूँ। और इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फुली इम्बेडेड भी होते हैं, तो साथों साथ कैसे इम्बेडेड भी हो सकते हैं, पार्शियली इम्बेडेड भी हो सकते हैं। और मेरे को इन ग्रुप ऑफ द पिगमेंट को इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या कराना है, हेल्ड कराना है। तो इसको हेल्ड करवाने के लिए मैं यहाँ पे किसको यूज करने वाला हूँ बेटा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और बेटा कौन बेटा के प्रोटीन के मॉलिक्यूल दोनों मिलके क्या बना देंगे, आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपके फोटो सिस्टम का कौन सा पार्ट हो रहा होता है, सेकेंड पार्ट हो रहा होता है। तो एक्चुअल एलएचसी जो है वो आपके फोटो सिस्टम का क्या दिख रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट दिख रहा है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल दिया है। तो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं कि एक्चुअली ये क्या दिख रहा है बेटा, मेरे को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, LHC बोल देता हूं। और ये देखो मैं मेंशन कर देता हूं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किससे मिलके बना हुआ है, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और दूसरा किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और ये दोनों मिलके किसको फॉर्म कर देते हैं, फोटो सिस्टम को फॉर्म कर देते हैं। क्वेश्चन आइज हो रहा है कि सर ये जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्चुअली इससे आपके कहने का मतलब क्या है। तो समझो बेटा, ये जो रिएक्शन सेंटर जो है यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द जो क्लोरोफिल ए जो है, या तो बेटा 680 नैनोमीटर की लाइट पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करेगा, या तो बेटा ये अपना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर की लाइट पे शो करेगा। अगर ये 680 नैनोमीटर की लाइट पे शो करता है तो इसको मैं बोल देता हूँ फोटो सिस्टम सेकेंड। और अगर बेटा ये 700 नैनोमीटर की लाइट पे अपना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करता है तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, फोटो सिस्टम वन। अब मतलब 680 नैनोमीटर को छोड़ के और भी तो बेटा डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रही होगी, 500 नैनोमीटर की आ रही होगी, 550 नैनोमीटर की आ रही होगी, 600 नैनोमीटर की आ रही होगी, 450 नैनोमीटर की। तो वो लाइट को भी क्या करना होगा बेटा, हमको हार्वेस्ट करना होगा। और वो जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो हार्वेस्ट करने का काम जो है वो एक्चुअल कौन कर रहे होते हैं बेटा, आपके ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट कर रहे होते हैं। और फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये अल्टीमेटली उस एनर्जी को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, आपके रिएक्शन सेंटर के पास। इसी को बेटा और मैं क्या बोल देता हूं, इसी बात को रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या बोल देता हूं बेटा, इसी बात को और मैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोल देता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या करने वाले हैं, ये लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करने वाले हैं उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए के पास, और यू कैन से रिएक्शन सेंटर के पास। इट मींस कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन राइज हुआ सर कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को हार्वेस्ट करने से बेनिफिट क्या हो रहा है। बेटा एक चीज आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि जो वेवलेंथ जो होती है, क्या बोला बेटा मैंने, एक चीज आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि जो वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, एनर्जी के। अब एक चीज समझो कि अगर मैं 450 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर की लाइट पे बात कर रहा होता हूं और मेरा कंपैरिजन किससे चल रहा होता है, 680 नैनोमीटर से, तो बेटा वेवलेंथ ज्यादा कहां होगी, ज्यादा से ज्यादा 680 नैनोमीटर पे होगी। 500 नैनोमीटर पे वेवलेंथ क्या दिख रही है, कम दिख रही है। और अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा एनर्जी वाली लाइट आएगी तो मेरे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए जो है, जो रिएक्शन सेंटर जो उसका क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है लाइट की वजह से। तो ब्रेक डाउन के लिए वर्ड यूज कर लेता हूं फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रेक डाउन के लिए वर्ड यूज कर लेता हूं ऑक्सीडेशन। और लाइट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज कर लेता हूं फोटो। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और मेरे को फोटो ऑक्सीडेशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए वो जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है उसको कौन हार्वेस्ट कर लेंगे बेटा, आपके ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट हार्वेस्ट कर लेंगे। और फिर उस एनर्जी को क्या कर देंगे, फनल कर देंगे हाई एनर्जी से, उसको कौन सी स्टेट पे ले आएंगे, लो एनर्जी स्टेट पे ले आएंगे। मतलब उसकी एनर्जी धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस कि मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी को फनल कर रहा हूं
हूँ, कम कर रहा हूँ, और इससे मेरे को बेनिफिट ये होगा कि फोटो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो जहां एनसीईआरटी में व्हाट इज लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है, उसी के जब आप ऊपर देखोगे तो वहां पे आपको एसेसरी पिगमेंट के रोल में लिखा होगा इट प्रिवेंट्स द फोटो ऑक्सीडेशन। के बेटा किसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, किसकी बेटा, तो आपके रिएक्शन सेंटर की। हाँ, कुछ लोग जो होते हैं वो फोटो ऑक्सीडेशन को क्या बोल रहे होते हैं, सोलराइजेशन बोल रहे होते हैं। पर आप मेरी बात अच्छे से समझना कि सोलराइजेशन में फोटो ऑक्सीडेशन भी इंक्लूड होता है और फोटो इनिबिशन भी इंक्लूड होता है, और फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो इनिबिशन दोनों को मिला के बेटा मैं क्या बोल देता हूं, सोलराइजेशन बोल देता हूं। तो यहां पे अभी मुद्दे की बात मेरे को ये समझ में आ रही है कि ऐसा करने की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूं बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर पा रहा हूं। क्या कर पा रहा हूं बेटा, मैं फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर पा रहा हूंगा। जब इतनी बात मेरे को यहाँ पे क्लियर हो गई है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे किसको प्रिवेंट कर पा रहा हूँ, फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर पा रहा हूँ। प्रिवेंट्स दी फोटो ऑक्सीडेशन, और फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए मेरी हेल्प कौन कर रहे होंगे बेटा यहाँ पे, या हमारी हेल्प कौन कर रहे होंगे बेटा, आपके सिंपल सी बात है, ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जो होंगे वो हेल्प कर रहे होंगे, जिससे आप किसको प्रिवेंट कर दोगे, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए को। मतलब यहाँ पे आके मेरे को एक तरीके से कहीं ना कहीं फोटो सिस्टम का जो काम है, और फोटो सिस्टम होता क्या है, फोटो सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, फोटो सिस्टम कितने टाइप का होता है, ये बातें अब मेरी क्या हो रही होगी बेटा, यहाँ पे आके क्लियर हो रही होगी। जब इतनी बात मेरे को यहाँ पे समझ में आ रही है तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। वहां मेन मेरे को जो इस टॉपिक के इनसाइड जो डिस्कशन करना है, अब हम उस टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मेन जो टॉपिक जो बेटा मेरे को यहाँ पे जो डिस्कस करना है, वो आपको और मेरे को दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हमारा आज जो मेन जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, ईटीएस है। क्या है बेटा, ईटीएस है। जब बेटा ईटीएस को डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ईटीएस को एनसीईआरटी क्या बोल देती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसी ईटीएस के इनसाइड बेटा एक तो मैं साइक्लिक ईटीएस पढ़ूंगा, और एक क्या पढ़ रहा हूँ बेटा, नॉन साइक्लिक ईटीएस। और ईटीएस के इनसाइड ही बेटा मैं किसको भी पढ़ने वाला हूँ आगे जाके, थोड़ा सा केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। और वो जो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होगी वो किसके थ्रू दी हुई होगी बेटा, पीटर मिशेल के थ्रू दी हुई होगी। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो आप एक चीज समझो कि ईटीएस के इनसाइड बेटा हम दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, इसके इनसाइड बेटा हम कितने कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो बेटा ईटीएस को हम एनर्जी के कंसेप्ट पे पढ़ते हैं, दूसरा हम ईटीएस को किसके कंसेप्ट पे पढ़ते हैं बेटा, रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे पढ़ते हैं। और जब बेटा रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बिहाफ पे पढ़ता हूं तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है मेरे को कि अगर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बिहाफ पे अगर इलेक्ट्रॉन की जर्नी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, तो बेटा वो जो जर्नी जो होगी वो हमेशा कैसी होगी मेरे बेटे, डाउनहिल होगी। अब बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो जहां व्हाट इज लाइट रिएक्शन दिया हुआ है, उसी बगल वाले पेज को हम जब टर्न करके देखते हैं तो हमको वहां पे लिखा हुआ होता है कि इलेक्ट्रॉन की जर्नी कभी अपहिल होती है तो कभी डाउनहिल होती है। और आप बोल रहे हो कि अगर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बिहाफ पे हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की जर्नी जो है वो डाउनहिल होगी, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि बेटा वहां पे दो कंसेप्ट दिए हुए हैं, उसी एक पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी ने दो कंसेप्ट को मिला के क्या कर दिया मेरे बेटे, मर्ज कर दिया है। एक कंसेप्ट तो बेटा वहां पे किसका दिया हुआ है, आपके रेडॉक्स पोटेंशियल का, और दूसरा कंसेप्ट जो वहां पे जो दिया हुआ है एनर्जी का दिया हुआ है। तो बेटा एक बार में तो हम दोनों कंसेप्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले बेटा मैं आपको क्या करने वाला हूँगा कि आपके एनर्जी के कंसेप्ट के बिहाफ पे डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि एक्चुअल जहाँ पे ईटीएस दी हुई है वहाँ दो उन्होंने डायग्राम भी एनसीईआरटी में मेंशन करे हैं। एक बेटा नॉन साइक्लिक ईटीएस का करा और एक साइक्लिक ईटीएस का करा है। और एक्चुअल अगर मैं उन फिगर को देखता हूँ सही तरीके से, अगर मैं उन फिगर को ऑब्जर्व करता हूँ तो वो एनर्जी के कंसेप्ट पे बिहाफ पे दिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि आपको मैं एनर्जी के कंसेप्ट के बिहाफ पे पढ़ा दूंगा, एंड देन फिर मैं आपको केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और आपका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है जो कंसेप्ट है, दोनों को साथ में लेके चलूंगा। और मैं प्रूव करूंगा कि जो अगर रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे अगर इलेक्ट्रॉन की जर्नी होती है तो वो हमेशा कैसी होगी बेटा, डाउनहिल होगी। अब बोला सर ठीक है डाउनहिल तो होगी, पर रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे कैसी होती है जर्नी? तो भाई लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू कैसी होती है बेटा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रॉन की जर्नी। एनसीईआरटी इसको हाई की जगह क्या वर्ड यूज करी है, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, कि भाई लो रेडॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन मूव कहां करता है बेटा,
ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन की जर्नी को ऑलवेज बेटा रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स पे या रेडॉक्स पोटेंशियल की स्केल पे, इसी को बेटा मैं क्या बोल दूंगा, जर्नी को ऑलवेज क्या बोल दूंगा बेटा, मैं डाउनहिल बोल दूंगा। मन में क्वेश्चन राइज होता है, सर एक्चुअली रेडॉक्स पोटेंशियल होता क्या है, इतनी देर से हम सुन रहे हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी टेंडेंसी को ही क्या बोल देता हूं बेटा, मैं रेडॉक्स पोटेंशियल बोल देता हूं। तो टेंडेंसी ऑफ एन मॉलिक्यूल, और यू कैन से सब्सटेंस टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उसी टेंडेंसी को क्या बोल देता हूं बेटा, मैं रेडॉक्स पोटेंशियल बोल देता हूं। तो हमारे को एक चीज क्लियर हो गई कि किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी टेंडेंसी को मेरे बेटा आप क्या बोल देते हो, क्या बोल देते हो आप, रेडॉक्स पोटेंशियल। तो द सब्सटेंस, और यू कैन से मॉलिक्यूल, और यू कैन से इसको इस तरीके से बोलेंगे हम कि टेंडेंसी ऑफ एन सब्सटेंस टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स पोटेंशियल। कि बेटा उसी टेंडेंसी को क्या बोल दूंगा, मैं रेडॉक्स पोटेंशियल बोल दूंगा। अब एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ ही गए हो, तो आप एक और चीज समझो यहाँ पे कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो एनर्जी के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी रेडॉक्स पोटेंशियल को शॉर्टली मैं ऊपर क्या लिख रहा हूँ, आरपी लिख रहा हूँ। तो ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल जो है, ये एनर्जी के क्या होता है मेरे बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर रेडॉक्स पोटेंशियल लो है, क्या बोला बेटा मैंने, अगर रेडॉक्स पोटेंशियल लो है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ मेंशन कर देता हूं कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, तो जाहिर सी बात है कि सब्सटेंस कैसा होगा, एनर्जी रिच होगा। और अगर रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है बेटा, हाई है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होने वाली होगी बेटा, कम होने वाली होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी है वो कैसी हो रही है, एक सही तरीके से अगर मैं बात करूं तो हाई एनर्जी से किधर की तरफ हो रही है, लो एनर्जी की तरफ हो रही है। और यू कैन से लो रेडॉक्स पोटेंशियल से कैसी हो रही है बेटा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पे हो रही है। इसी बात को मैं और आपको आगे जाके और ज्यादा क्या करूंगा बेटा, डिस्कस भी करूंगा। प्रोमिनेंटली मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे जो जर्नी जो है वो ऑलवेज कैसे बेटा डाउनहिल होती है। दूसरी चीज आप यहाँ पे फिर से समझो कि दूसरा अगर कोई यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है रेडॉक्स पोटेंशियल के अलावा, तो वो जो दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो किसका दिया हुआ बेटा, आपके एनर्जी का कंसेप्ट दिया हुआ है। जब बेटा मैं एनर्जी के कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, तो मेरे को क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि अगर बेटा एनर्जी का इनपुट करना पड़े, क्या करना पड़े, अगर एनर्जी का इनपुट करना पड़े, अगर एनर्जी का इनपुट करा है तो मैं प्रोसेस को क्या बोल दूंगा, अपहिल बोल दूंगा। और अगर तो एनर्जी का इनपुट नहीं करा है तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन की जर्नी को क्या बोल दूंगा, डाउनहिल बोल दूंगा। क्या बोला बेटा मैंने, अगर मैं एनर्जी का इनपुट कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन की जर्नी को क्या बोल दूंगा, अपहिल बोल दूंगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, या एनर्जी का क्या नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं इनपुट नहीं कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, तो ऐसी जर्नी को फिर मैं क्या बोल दूंगा, डाउनहिल बोल दूंगा। पर किस कंसेप्ट के बिहाफ पे बेटा, एनर्जी के कंसेप्ट के बिहाफ पे। जब इतनी बात आपको अगर क्लियर हो रही है, तो नाउ अब हम हमारे उस ब्रॉड टॉपिक के इनसाइड क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। हमारे को जो फंडामेंटल जो करेक्टर जो पता होना चाहिए, जो फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, और यू कैन से जो फंडामेंटल एक नॉलेज होना चाहिए, वो फंडामेंटल एक नॉलेज अब हमारे इस टॉपिक का क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। जब मेरा इस टॉपिक को लेके फंडामेंटल एक नॉलेज क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं कि यहाँ मैं दो ईटीएस को डिस्कस करने वाला हूं। एक तो बेटा कौन सी ईटीएस डिस्कस करोगे आप, साइक्लिक ईटीएस डिस्कस करोगे, और एक कौन सी ईटीएस डिस्कस करोगे, नॉन साइक्लिक ईटीएस डिस्कस करोगे। हालांकि हम जो सबसे पहले जो ईटीएस जो डिस्कस कर रहे होंगे वो कौन सी कर रहे होंगे बेटा, नॉन साइक्लिक ईटीएस। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं ईटीएस को कितनी बार बताऊंगा बेटा, 2 बार बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार एनर्जी के कंसेप्ट पे चलूंगा, जिस कंसेप्ट पे एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है और थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, और आधा जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो रेडॉक्स पोटेंशियल पे लिखा हुआ है। तो फिर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स पे भी बात करूंगा, और बाद में एक जो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो दी हुई है पीटर मिशेल की, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी इधर समझो कि 2 तरीके की ईटीएस देखने वाले हैं। एक कौन सी देखने वाले हो बेटा, साइक्लिक ईटीएस, और एक कौन सी देखने वाले होंगे आप, नॉन साइक्लिक ईटीएस भी देखने
देखने वाले होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईटीएस हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सी करेंगे बेटा, हम नॉन साइक्लिक ईटीएस डिस्कस करेंगे। बेटा इसी ईटीएस में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, तो इसीलिए मैं इसको और क्या बोल दूंगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो भाई ये जो फोटो वर्ड किसके लिए लेके आना पड़ रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है, आप भली बात ही समझ चुके हो, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन ले लूंगा। तो मतलब एक बार मैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करूंगा और एक बार क्या डिस्कस करूंगा मेरे बेटे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन भी डिस्कस करूंगा। तो यहां मैं बेटा क्या कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं कि एक बार मैं कौन सा फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करने वाला हूं, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करने वाला हूं, और एक बार कौन सा फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करेंगे बेटा, हम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी बेटा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन से होगी। तो आओ जरा आपके साथ शुरू करा जाए इस ईटीएस के टॉपिक को, और इसमें जो पहला कंसेप्ट को यूज करा जाएगा एनर्जी के कंसेप्ट को, और इस एनर्जी के कंसेप्ट के बिहाफ पे जो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी ईटीएस करने वाले होंगे, आपकी जाहिर सी बात है नॉन साइक्लिक ईटीएस क्या करने वाले होंगे, डिस्कस करने वाले होंगे। तो यहाँ मैं कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किन किन कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इनका क्या क्या रोल होने वाला है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप बस बोर्ड पे बने रहिए, आपका पूरा ध्यान जो है थैलेमस की हेल्थ से यहीं पे इकट्ठा करके रखिए। आपका जो थैलेमस है वो अटेंशन का काम करता है आपके ब्रेन में, तो आप आपके अटेंशन को क्या करके रखो, फिक्स करके रखो। आपका ग्रेट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ग्रेट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आप उस टॉपिक को हाथों हाथ क्या करोगे बेटा, अपनी कॉपी के अंदर रजिस्टर भी करोगे। आपकी अटेंशन फिक्स होना चाहिए, घर जाके उस टॉपिक को आपको क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, एंड लेटर ऑन डेट पे टेस्ट आने पर उस टॉपिक का क्या करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए। मैं छोटी सी ही बात को क्या बोल देता हूँ, मेमोरीज बोल देता हूँ, मैंने भी मेरे टीचर से ये चीज सीखी है और जो मैं आज इस आपको भी बता रहा हूँ। देखो भाई अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आज जो मेरा जो डिस्कशन जो है वो किसके बारे में चल रहा है, ईटीएस के बारे में, है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। और सबसे पहले मैं एनर्जी के कंसेप्ट पे ईटीएस जो लेके आ रहा हूँ वो कौन सी लेके आ रहा हूँ, नॉन साइक्लिक ईटीएस लेके आ रहा हूँ, और यू कैन से नॉन साइक्लिक क्या लेके आ रहा हूँ बेटा, फॉस्फोराइलेशन लेके आ रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहले अरेंज दिख रहा है फोटो सिस्टम, और ये जो फोटो सिस्टम यहाँ जो अरेंज जो दिख रहा है ये कौन सा फोटो सिस्टम है, आपका फोटो सिस्टम 2। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं ईटीएस पढ़ाऊंगा नॉन साइक्लिक ईटीएस, तो आप देखोगे कि सबसे पहले मेम्ब्रेन के ऊपर जो अरेंजमेंट का जो काम हो रहा होगा, जब फोटो सिस्टम अरेंज हो रहे होंगे तो सबसे पहले जो फोटो सिस्टम अरेंज होगा वो 2 होगा, और बाद में कौन सा फोटो सिस्टम अरेंज होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि फंक्शनली अगर पहले काम कोई कर रहा होगा तो वो फोटो सिस्टम 1 से काम शुरू हो रहा होगा, और फिर फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 2 से फंक्शनली काम शुरू होगा। वर्ड जो है वो स्लिप कर गया, सॉरी। मतलब फोटो सिस्टम 2 से फंक्शनली सबसे पहले क्या हो रहा होगा, काम शुरू हो रहा होगा, और फिर काम कहाँ पे आ रहा होगा, फोटो सिस्टम 1 पे। मतलब यहाँ पे हमने इनकी जो नेमिंग जो है वो फंक्शंस के बिहाफ पे नहीं करी है, किस बिहाफ पे करी है, डिस्कवरी के बिहाफ पे। जो पहले डिस्कवर्ड हो गया उसको फोटो सिस्टम 1 बोल दिया, जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ होगा उसको बेटा मैंने क्या बोल दिया, फोटो सिस्टम 2 बोल दिया। जब इतनी बात क्लियर हो रही है, यहाँ मैं आपको फोटो सिस्टम 2 दिखा रहा हूँ, और फोटो सिस्टम 2 में जो आपका जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द जो क्लोरोफिल है वो अपना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करेगा 680 नैनोमीटर पे। किस पे शो करेगा बेटा, 680 नैनोमीटर पे। जब इतनी बात अगर क्लियर है तो ये 680 नैनोमीटर की लाइट पे क्या शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, और इसको सराउंड करते हुए कौन होते होंगे बेटा, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और अगर फोटो सिस्टम 2 है तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी किसके होंगे बेटा, सेकेंड के ही होंगे। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो आओ जरा इसके ऊपर किसको फॉल करा दिया जाए, फोटोन ऑफ लाइट को फॉल करा दिया जाए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब इस पे क्या करने वाली होगी, फोटोन ऑफ लाइट फॉल करने वाली होगी, तो फोटोन ऑफ लाइट जब फॉल करेगी तो देयर विल बी दी एक्सट्रूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि भाई यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सट्रूशन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होके किसके पास चले जाएंगे बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दूंगा बेटा, उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज दूंगा। तो यहां ऊपर की तरफ बेटा मैं किसको अरेंज करने वाला हूं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो मेंशन कर देता हूं मैं कि यहां पे क्या दिख रहा है बेटा मेरे को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये मैं वो डायग्राम बना रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया हुआ होगा, व्हाट इज लाइट रिएक्शन के बाद में। एक तो फोटो सिस्टम का दिया हुआ है, उसी बगल वाले
पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको नॉन साइक्लिक ईटीएस का भी दिख रहा होगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया बेटा, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं ये किसके पास चले जाएंगे बेटा, आपके यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखो, बीच में अरेंज क्या दिख रहे होंगे बेटा, आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे, और उन कॉम्प्लेक्स के पास क्या चले जाएंगे, आपके दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और उन कॉम्प्लेक्स के पास जाके बेटा किसमें इंटर कर जाएंगे, ये ईटीएस में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कर चुका है, इलेक्ट्रॉन आपका इंटर कर चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे होंगे बेटा, जर्नी कर रहे होंगे, तो अपनी कुछ एनर्जी का क्या करेंगे बेटा, लॉस करेंगे, और उस एनर्जी को यूज कर लेगा कौन बेटा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि ये सारी बातें मैं किस कंसेप्ट पे कर रहा हूं, एनर्जी के कंसेप्ट पे कर रहा हूं। दूसरी चीज समझो कि सेम बेटा यहाँ पे आपको एक और फोटो सिस्टम यहाँ पे क्या दिख रहा है, अरेंज दिख रहा है। और ये जो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम आपको जो अरेंज जो दिख रहा है, इसको क्या बोल दूंगा बेटा मैं, फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 का जो बेटा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दी जो क्लोरोफिल ए जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करता है। और उसको सराउंड करते हुए जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते होंगे उनको क्या लिख दूंगा, LHC1 लिख दूंगा। सेम बेटा फोटोन ऑफ लाइट इस फोटो सिस्टम के ऊपर भी क्या कर रही होगी, फॉल कर रही होगी। जब इस फोटो सिस्टम के ऊपर बेटा कौन फॉल करेगी, फोटोन ऑफ लाइट फॉल करेगी, तो देयर विल बी दी एक्सट्रूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि भाई किसका एक्सट्रूशन भी होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सट्रूशन हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ चले जाएंगे बेटा, के किसके पास चले जाएंगे, जाहिर सी बात है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो ऊपर की तरफ मेंशन कर देता हूं मैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होके कहां चले गए हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी क्या करी, फोटोन ऑफ लाइट फॉल करी, और वहां से दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रिलीज हुआ। और वो दो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। अब बेटा जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, तो अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसके पास चले जाएंगे, NADP प्लस के पास। और NADP प्लस जो है इन दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस जो हो जाएगा बेटा किसमें, NADPH में। और ये जो काम जो हुआ है इस प्रोसेस को कराने के लिए, NADP प्लस का क्या कराने के लिए, रिडक्शन कराने के लिए किसमें, NADPH में। इस रिडक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एंजाइम यूज करूंगा। उस एंजाइम का नाम दे देता हूं मैं NADP रिडक्टेस। क्या नाम दे देता हूं बेटा मैं इस एंजाइम का, NADP रिडक्टेस नाम दे देता हूं। तो ये NADP रिडक्टेस क्या करा देगा, NADP प्लस का रिडक्शन करा देगा किसमें बेटा, NADPH में। अब जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है। मैं इसको एक छोटी सी टर्म्स के थ्रू याद रखता हूं। तो R4 बेटा मैं रिग वर्ड यूज करता हूं, जैसे रिग में R4 में बोल देता हूं रिडक्शन, और G4 बोल देता हूं गेन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो मैं समझ जाऊंगा वहां पे क्या कर रहा है, रिडक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, लॉस होता है, तो मैं उस बात को क्या बोल देता हूं, ऑक्सीडेशन। तो O4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन, L4 क्या हो जाएगा, लॉस। और यू कैन से रिग और ऑयल से मैं क्या कर सकता हूं, याद रख सकता हूं। तो जब जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, रिडक्शन। और जब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो मैं उसको क्या बोल दूंगा बेटा, ऑक्सीडेशन बोल दूंगा। तो यहाँ NADP प्लस के पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया बेटा, रिडक्शन बोल दिया। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर है तो आप थोड़ा और अच्छे से समझो। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ रहे होंगे, प्लस चार्ज आ रहे होंगे। मेरे को यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेंगे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेंगे, प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो ये जो ETS में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ बुला लूंगा, इसके पास बुला लूंगा, जिससे ये वापस से क्या हो जाए बेटा, न्यूट्रल हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास बुला लिए बेटा, आपके
फोटो सिस्टम 1 के पास बुला लिए, जिससे ये 2 प्लस चार्ज हट गए। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, तो यहाँ पे तो अभी भी कैसे चार्ज मौजूद है, प्लस चार्ज मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गया तो फोटो सिस्टम सेकेंड के पास से तो कहाँ गया होगा बेटा, उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ईटीएस में इंटर करा, एंड देन फिर वो कहाँ पहुंच गया बेटा, फोटो सिस्टम आपके 1 के पास। आओ जरा इस सीक्वेंस को भी लिख लेता हूं मैं कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बेटा, रिलीज हुआ, और रिलीज होके कहाँ गया बेटा इलेक्ट्रॉन, उसके प्राइमरी, इधर से नहीं लिखते बेटा, हम इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है, तो ये जगह मेरे को यूटिलाइज होगी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ कि फोटो सिस्टम 2 से, देखो बड़े ध्यान से समझो कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो थे फोटो सिस्टम 2 से कहाँ चले गए बेटा, अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसमें इंटर कर जाएंगे, आपकी ईटीएस में इंटर कर जाएंगे, और ईटीएस से फिर इंटर करके ये कहाँ पहुंच गए बेटा, फोटो सिस्टम 2 के 2 से, मतलब अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 2 से कहाँ पहुंच गए, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फोटो सिस्टम 1 से कहाँ पहुंचे होंगे बेटा, उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और ध्यान से देख सकते हो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ पहुंच गए, NADP प्लस के पास। और फिर ये NADP प्लस ने उसको क्या करा दिया, रिड्यूस करवा दिया किसमें, NADPH में। जब इतनी बात अगर क्लियर हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन की मैंने एक छोटी सी क्या देखी है, जर्नी देखी है, जो यहाँ पे क्या हुई होगी बेटा, अकर हुई होगी। अब एक चीज समझो कि एक बार जब इलेक्ट्रॉन किसके पास से गया बेटा, फोटो सिस्टम 2 के पास से गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हुआ बेटा, वापस से रिटर्न बैक नहीं आया। और जब इलेक्ट्रॉन वापस से क्या नहीं होते बेटा, रिटर्न बैक नहीं आते हैं अपने फोटो सिस्टम के पास, तो AC ETS को क्या बोल देता हूँ, नॉन साइक्लिक ETS। तो लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न बैक, कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे वापस से रिटर्न बैक नहीं हो रहा है। इसीलिए इस ETS को क्या बोल दिया बेटा मैंने, नॉन साइक्लिक ETS। और साइक्लिक ETS में आप समझ ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से क्या हो जाएगा, उसने फोटो सिस्टम के पास ही आ जाएगा, साइकिल्ड बैक हो जाएगा। इसीलिए उस ETS को क्या बोल देंगे हम, साइक्लिक ETS। और नॉन साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आता किसके पास, अपने फोटो सिस्टम के पास। तो यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न बैक टू दी फोटो सिस्टम 2, कि भाई वो अपने फोटो सिस्टम 2 के पास क्या नहीं हुआ, रिटर्न बैक नहीं हुआ। इसीलिए इस ETS को क्या बोल दिया, नॉन साइक्लिक ETS। और नॉन साइक्लिक ETS में हमने देखा कि फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है और फोटो सिस्टम 2 भी क्या दिखा बेटा मेरे को, इन्वॉल्व दिखे। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि बोथ आर इन्वॉल्व, कि भाई दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, इन्वॉल्व दिख रहे हैं। यहाँ पे ATP भी बनी थी और साथों साथ क्या भी बना था बेटा, NADPH भी क्या बना था, फॉर्म्ड हुआ था। तो ये इंफॉर्मेशन भी काम की है, इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को भी क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो आप खुद देखो ध्यान से, यहाँ पे ATP भी बन रही है और NADPH भी बन रहा है। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो अब एक चीज मेरे मन में आ रही है कि सर यहाँ पे अगर प्लस चार्ज हो गए हैं तो वापस से इनको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, तो देयर विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, कि भाई इसीलिए यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल की क्या कराएंगे, स्प्लिटिंग कराएंगे। मैं आपके फिगर जैसा ही बना देता हूँ, तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि वहां पे भी बेटा इस तरीके से यहाँ पे क्या कराई हुई है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कराई हुई है। और आपको एक चीज बता दूं, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कराने के लिए एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, पर किधर की तरफ होता है बेटा, इनर साइड पे होता है, स्ट्रोमल साइड पे अटैच होता है। और इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देते हैं हम, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल की क्या करा देता है, स्प्लिटिंग करा देता है, जिससे 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिलीज होता है। हालांकि आगे जाके मैं 2 नेट वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग दिखाऊंगा, अल्टीमेटली बेटा 2 नेट वाटर मॉलिक्यूल की ही क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ये आगे जाके चीजें बदलेगी। अब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बेटा, आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। और मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले जाएंगे, आपके फोटो सिस्टम 2 के पास चले जाएंगे, जिससे ये प्लस चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। और इस तरीके से मेरे को समझ में आ रहा है
यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है बेटा मेरे को, एक तो किसकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो देयर विल बी दी प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, कि भाई यहाँ पे क्या भी प्रेजेंट दिख रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर भी प्रेजेंट दिख रहा है। और एक्चुअल वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। और अगर वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई है तो जाहिर सी बात है किसका रिलीज भी हुआ होगा, ऑक्सीजन का भी रिलीज हुआ होगा। बेटा ये मैं वो कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट लिख रहा हूँ जो पॉइंट हमको बिल्कुल हरगिज याद होना ही होना चाहिए। इस लेक्चर में जितना भी सब कुछ पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर भली वो रेडॉक्स पोटेंशियल हो, फिर भली वो एनर्जी हो, फिर भली चाहे वो आज हमारी ईटीएसी क्यों नहीं हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी जो भी मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको हम रेडॉक्स पोटेंशियल की जगह किस पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले एनर्जी के कंसेप्ट पे देखते हैं। जब मैं एनर्जी के कंसेप्ट पे देखता हूँ तो आपको अच्छे से बताया मैंने, अगर एनर्जी का क्या करना पड़ जाए, इनपुट करना पड़ जाए, तो प्रोसेस को क्या बोल दोगे मेरे बेटे, अपहिल बोल दोगे। तो यहाँ देखो लाइट एनर्जी का क्या करना पड़ा, इनपुट करना पड़ा। फोटोन ऑफ लाइट का क्या करना पड़ा, इनपुट करना पड़ा। बेटे यहाँ पे जो 680 नैनोमीटर की जो फोटोन ऑफ लाइट जो आ रही है ये रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है। जब आप देखोगे तो वहां पे एनसीईआरटी में मेंशन है कि रेड कलर की लाइट आ रही होगी, रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होगी वो यहाँ पे क्या कर रही होगी, फॉल कर रही होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इट मींस कि यहाँ पे किसका इनपुट करना पड़ रहा है, एनर्जी का इनपुट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं और इनसे से मूव कर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जर्नी को क्या बोल दूंगा मैं, एनर्जी के कंसेप्ट पे अपहिल बोल दूंगा। पर यहाँ पे आप देखो कि जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो ईटीएस में इंटर करके कहाँ पहुंच रहे हैं, लाइट अपने आपके फोटो सिस्टम 1 के पास जब पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं पड़ रही है बेटा, मेरे को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी है, इस जर्नी को क्या लिख दूंगा बेटा मैं, डाउनहिल लिख दूंगा। क्योंकि यहां से लेके तो आपके फोटो सिस्टम 1 तक जो इलेक्ट्रॉन को जो मूव जो करवा रहा हूं, उस मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ी बेटा मेरे को, उस इलेक्ट्रॉन की जर्नी के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ी बेटा मेरे को, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए इस जर्नी को क्या बोल दूंगा बेटा मैं, डाउनहिल बोल दूंगा। तो यहां मेंशन कर देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी हो रही है ये कैसी हो रही है, डाउनहिल हो रही है। फिर बड़े ही ध्यान से समझो कि यहाँ पे आपके फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जब फोटोन ऑफ लाइट फॉल करी तो उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी हो रही है ये किसके इनपुट की वजह से हो रही है बेटा, एनर्जी के इनपुट की वजह से हो रही है। तो इसीलिए इस जर्नी को क्या बोल देता हूँ बेटा मैं, अपहिल बोल देता हूँ। तो मेंशन कर देता हूँ मैं कि ये जर्नी कैसी है, अपहिल है। पर आप जब देखेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, NADP प्लस के पास, तो तब मेरे को बेटा क्या नहीं करना पड़ रहा है, एनर्जी का इनपुट नहीं करना पड़ रहा है। तो इसीलिए अब इस जर्नी को फिर से क्या बोल दूंगा बेटा मैं, डाउनहिल बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा मैं, इस जर्नी को फिर से मैं डाउनहिल बोल दूंगा। मतलब एक चीज क्लियर हो गई है कि जर्नी शुरू कहां से हुई थी बेटा, अपहिल से हुई थी, और एंड कहां हो रही है, डाउनहिल पे हो रही है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किस बात पे है बेटा, एनर्जी के कंसेप्ट के ब्याह पे है। वहां रेडॉक्स पोटेंशियल की भी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो एक्चुअल क्या हो रहा है, वहां पे दोनों ही कंसेप्ट क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अब बेटा अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जर्नी का अगर आप शेप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से शेप बन के आ रहा है। इस शेप को बेटा मैं क्या बोल देता हूँ, जेड शेप। और इसीलिए बेटा रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स पे इस स्कीम को आप और क्या बोल देते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो जेड शेप में हो रहा है। इसीलिए इस स्कीम को आप और क्या बोल देते हो, जेड स्कीम बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा, इस स्कीम को आप जेड स्कीम बोल देते हो। आओ जरा मैं स्कीम का सी जो है वो फिर से वापस से लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने गलत लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो स्कीम जो है वो कैसी दिख रही है बेटा, मेरे को जेड स्कीम दिख रही है। तो ये मैंने जो नॉन साइक्लिक ईटीएस में जो डिस्कशन करा अभी तक, ये पूरा का पूरा किस बिहाफ पे कर रहा हूँ बेटा, मैं एनर्जी के कंसेप्ट के बिहाफ पे कर रहा हूँ। ये बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और आपके सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब किसका पार्ट है बेटा, आपके फोटो सिस्टम का। और ये जो फोटो सिस्टम है कितनी लाइट पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो कर रहा है, 680 नैनोमीटर की। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा फोटो सिस्टम है, आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है। इधर वाले पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और साथों साथ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका जो रिएक्शन सेंटर है और ये किसके कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 700 नैनोमीटर की लाइट पे शो कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल दूंगा बेटा मैं, फोटो सिस्टम 1
बोल दूंगा तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 दिख रहा है और फोटो सिस्टम 2 के बाद कौन फंक्शनली दिख रहा है, फोटो सिस्टम 1। मन में क्वेश्चन आता है सर दोनों में से सबसे पहले कौन काम कर रहा होता है, तो एनसीईआरटी एक पेज पे लिख देती है कि दोनों ही फोटो सिस्टम जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, और एक पेज पे लिखती है कि सीक्वेंस में वर्क करते हैं, पहले फोटो सिस्टम आपका जो है वो 2 करता है फिर फोटो सिस्टम 1 करता है। बेटा इस बात के लिए अब हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि सीक्वेंस में काम करते होंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि एनसीईआरटी ने दोनों ही बात लिख दी है। और अब जब ये बात अगर हमारे मन में आ ही चुकी है तो आप इसको मेरे इस बात से समझो कि बेटा जब लाइट आ रही होगी तो ऐसा थोड़ी कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे आएगी फिर फोटो सिस्टम 2 के बाद वो 1 पे आएगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। लाइट तो सडनली फॉल करेगी, दोनों ही फोटो सिस्टम पे फॉल करेगी। तो जाहिर सी बात अगर ऐसा हो रहा होगा तो मेरे को एक चीज तो क्लियर हो रही है कि दोनों फोटो सिस्टम कैसे वर्क करते होंगे बेटा, साइमल्टेनियसली वर्क करते होंगे। कैसे वर्क करते होंगे, साइमल्टेनियसली वर्क करते होंगे। दोनों फोटो सिस्टम साथ में क्या करते होंगे, वर्क करते होंगे। अब मैं इस ईटीएस के बाद दूसरी ईटीएस डिस्कस कर लेता हूं, वो कौन सी दी हुई है आपकी साइक्लिक ईटीएस। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो अब मैं यहाँ पे एनर्जी के कंसेप्ट पे कौन सी ईटीएस लेके आ रहा हूँ, साइक्लिक ईटीएस लेके आ रहा हूँ। तो अब सबसे पहले अब हम साइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक ईटीएस के बाद किसको डिस्कस करेंगे, नॉन साइक्लिक ईटीएस को। आपको पहले से ही पता है, सॉरी नॉन साइक्लिक ईटीएस के बाद अब मैं किसको डिस्कस करूंगा बेटा, साइक्लिक ईटीएस को। और आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पता है कि ये जो साइक्लिक ईटीएस जो मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ ये बेटा किस कंसेप्ट पे करूंगा, सबसे पहले अभी एनर्जी के कंसेप्ट पे ही करूंगा। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो आप जरा समझने की कोशिश करी जाए और थोड़ा सा इसको भी क्या करा जाएगा बेटा, ड्रॉ करा जाएगा। ड्रॉ करते समय मेरे को जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी आपको पता है, सबसे पहले मैं उनको बना लेता हूँ। सबसे पहले बेटा किसको बनाते हैं हम, आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहली अगर मेरे को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो किसकी पड़ेगी, फोटो सिस्टम की पड़ेगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहले बेटा मैंने क्या करा है, एक फोटो सिस्टम के लिए फिगर लिया है। और दूसरा बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स को भी ले आता हूँ जो ईटीएस में इन्वॉल्व होगा। तो ये मैं यहाँ पे किसको ले आया हूँ, कॉम्प्लेक्स को भी ले आया हूँ। बात बड़े ध्यान से समझो, जब बेटा साइक्लिक ईटीएस होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और वो फोटो सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होता है, आपका फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपके मन में आ रहा है सर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेप थियोफाइटिन था, उधर एक फेरोडॉक्सिन था, वो सब कहाँ गए, प्लास्टोक्यूनॉन नहीं बताया। अरे बेटा वो सब रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स पे है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कंसेप्ट समझो जो मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि दो अलग अलग कंसेप्ट है, मैं दोनों को एक साथ मर्ज करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दोनों को क्या करूंगा पहले सेपरेट करके पढ़ाऊंगा। अभी आप समझो बड़े ध्यान से कि ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दी जो क्लोरोफिल ए दिख रहा है ये 700 नैनोमीटर की लाइट पे क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा फोटो सिस्टम हो रहा होगा, फोटो सिस्टम 1 हो रहा होगा। तो इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी क्या लिख दूंगा मैं, 1 ही लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा कि जो फोटोन ऑफ लाइट जो है वो क्या करेगी बेटा, फॉल करेगी। और आपको अच्छे से पता है कि अगर फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल करेगी तो किसका रिलीज होगा, किसका एक्सट्रूशन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ से एक्सट्रूशन होगा। तो आओ जरा हम इलेक्ट्रॉन का क्या करा देते हैं, एक्सट्रूशन करा देते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, आपको अच्छे से पता है, यहाँ से रिलीज होके इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। तो यहाँ मैं ऊपर की तरफ मेंशन कर देता हूँ कि फोटो सिस्टम 1 के ऊपर क्या हुई बेटा, फोटोन ऑफ लाइट फॉल करी, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिलीज हुए फिर ये किसके पास चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब नॉर्मली बेटा यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, आपको अच्छे से पता है, NADP प्लस के पास। अभी हमने देखा था कि यहाँ से फिर जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे तो किसके पास गए थे बेटा, NADP प्लस के पास। और NADP प्लस क्या हो चुका था, रिड्यूस हो चुका था किसमें बेटा, NADPH में। बट एक्चुअल अब की बार ये NADP प्लस के पास नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कौन सा, NADP रिडक्टेस। तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से किसमें इंटर कर जाएंगे, आपकी ETS में इंटर कर जाएंगे। अब की बार किसके पास नहीं जाएंगे, आपके किसके पास नहीं जा रहे होंगे, आपके NADP प्लस के पास। और अब की बार ये क्या कर जाएंगे, ETS में इंटर कर जाएंगे, ETS के अलग अलग कॉम्प्लेक्स के पास चले जाएंगे। और ETS में जब ये मूव कर रहे होंगे तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे मेरे बेटे, लूज करेंगे। और लूज करेंगे तो उस एनर्जी को यूज करेगा कौन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देगा। एंड देन फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस
वापस क्या हो जाएगा बेटा, रिटर्न बैक हो जाएगा किसके पास, अपने फोटो सिस्टम वन के पास। मतलब अब की बार समझ में आया कि एसी ईटीएस को क्या बोल देंगे हम, साइक्लिक ईटीएस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो आओ जरा इन इंफॉर्मेशन को फिर से क्या कर दिया जाए, मेंशन कर दिया जाए कि अब की बार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक अपने फोटो सिस्टम के पास क्या हो रहे हैं, रिटर्न बैक हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू दी, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम जो इन्वॉल्व है वो कौन सा है, फोटो सिस्टम वन है। यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी बेटा मेरे को, फोटो सिस्टम टू की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फोटो सिस्टम टू जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व होता है, ओनली फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और किसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरी चीज समझो, यहाँ पे बेटा मेरे को एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की भी क्या नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ी है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस से क्या हुआ, रिटर्न बैक हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज क्या लिख दूंगा बेटा मैं, कि यहाँ पे क्या नहीं इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर इन्वॉल्व नहीं है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर भी क्या नहीं दिख रहा है, इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। मेंशन कर देता हूं मैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज अब्सेंट, कि भाई यहाँ पे फोटोलाइसिस भी नहीं होगी। मतलब वाटर मॉलिक्यूल की जो फोटोलाइसिस है वो सिर्फ और सिर्फ, और यू कैन से वाटर मॉलिक्यूल की जो स्प्लिटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी ईटीएस में होती है, नॉन साइक्लिक में होती है। साइक्लिक ईटीएस में स्प्लिटिंग भी नहीं होती है। और अगर जाहिर सी बात है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो किसका रिलीज भी नहीं होगा बेटा, ऑक्सीजन का भी रिलीज नहीं होगा। मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर कि ये जो ईटीएस है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे आप जर्नी दिखा ही दो। अब आपको पता ही है कि हमारा जो डिस्कशन है वो किस कंसेप्ट पे चल रहा है, सबसे पहले एनर्जी के कंसेप्ट पे। तो बेटा यहाँ मेरे को एनर्जी का क्या करना पड़ा, इनपुट करना पड़ा, फोटोन ऑफ लाइट का क्या करना पड़ा, इनपुट करना पड़ा, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो इस जर्नी को क्या बोल दूंगा मैं, अपहिल। पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करे, इसके लिए मेरे को किसकी जरूरत नहीं पड़ी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस मूवमेंट को फिर मैं क्या बोल दूंगा, डाउनहिल बोल दूंगा। ये बेटा मैंने पूरी बात जो करी है वो एनर्जी के कंसेप्ट पे करी है। अब जो मैं दूसरा जो कंसेप्ट जो लेके आऊंगा वो रेडॉक्स पोटेंशियल का लेके आऊंगा, और उसी कंसेप्ट के साथ साथ मैं किसको भी डिस्कस कर लूंगा बेटा, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी डिस्कस कर लूंगा। और जिस केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसी हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हम किसका डेवलपमेंट करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो हाइपोथेसिस हमको ये समझा रही होती है। फिर चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो, फिर चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में हो, वो दोनों के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। और इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था, पीटर मिशेल ने दिया था। गलती से भी पीटर पार्कर, पीटर इंग्लैंड मत लगा के आ जाना। ये किसने दी थी बेटा, पीटर मिशेल ने दी थी। ये हाइपोथेसिस कौन सी हाइपोथेसिस, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जब इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आओ जरा थोड़ा और समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब हम जब यहाँ पे मैंने किसको डिस्कस करा, एक तो साइक्लिक को डिस्कस करा और दूसरा किसको डिस्कस करा बेटा, नॉन साइक्लिक को। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज और यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये साइक्लिक ईटीएस जो है वो किन किन कंडीशन पे अकर हो सकती है। इस बारे में भी आपके एनसीईआरटी ने बात यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑन लिखे हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं ये लेके आ जाता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो साइक्लिक ईटीएस है, एक तो बेटा कहाँ अकर होती है, ये स्ट्रोमा लेमिले में। कहाँ अकर होती है बेटा, ये स्ट्रोमा लेमिले में। क्वेश्चन आइज हुआ सर स्ट्रोमा लेमिले जो है वो क्यों सिर्फ और सिर्फ कौन सी ईटीएस करती है, साइक्लिक ईटीएस करती है। तो उसके पहला जो रीजन मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, उसका पहला रीजन ये है कि देयर विल बी दी ओनली प्रेजेंस ऑफ द फोटो सिस्टम वन, और यहाँ पे फोटो सिस्टम टू क्या होता है, अब्सेंट होता है। दूसरा कारण ये भी दिख रहा है मेरे को कि देयर विल
बी दी absence ऑफ द एंजाइम NADP रिडक्टेज, जिसकी वजह से NADP प्लस के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे और साइकल्ड बैक्ड हो जाएंगे किसके पास, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। आप खुद यहाँ पे देखो, समझो बात को कि जब मैंने ETS बताई थी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, फोटो सिस्टम 1 के ऊपर फोटोन ऑफ लाइट फॉल करी, 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए फोटो सिस्टम 1 के, और वहां से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे, NADP प्लस के पास, और NADP प्लस रिड्यूस हो गया था किसमें, NADPH में, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम NADP रिडक्टेज। और अब अगर ये एंजाइम ही एब्सेंट हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास नहीं जा सकते। इसके लिए इसको वापस कहाँ ले आए थे बेटा, हम ETS में ले आए थे, और फिर ये वापस क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया किसके पास, अपने फोटो सिस्टम के पास। और यहाँ पे जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था वो फोटो सिस्टम 1 था। तो ये एक प्रमुख कारण है, और यू कैन से एक ये मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सी ETS होती है, साइक्लिक ETS होती है। एक और रीजन हो सकता है, NCERT लिखी है कि जब लाइट क्या आ रही हो, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ के आ रही हो। एक काम करते हैं, इस बियॉन्ड को हम क्या पढ़ लेते हैं, मोर देन पढ़ लेते हैं। जब बेटा लाइट क्या आएगी, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा क्या आएगी, आप भी NCERT में देखेंगे तो जहाँ पे साइक्लिक ETS दिया हुआ है, बगल वाले देखो जहाँ पे व्हाट इज लाइट डायरेक्शन दिया हुआ है, उसके बगल वाले पेज को छोड़ देना, उसके बगल वाले पेज पे जहाँ पे आपको साइक्लिक ETS दिया होगा, उसी में सबसे आखिरी वाली लाइन में लिखा होगा बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। बेटा जब 680 इस बियॉन्ड की जगह आप मोर देन लिख लो, उसके नीचे ब्रैकेट करके, मतलब उसको काटना नहीं है, सिर्फ मोर देन लिखो। तो जब बेटा 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट आती है तो उस समय पे फोटो सिस्टम 2 काम नहीं कर पा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा होगा, फोटो सिस्टम 1 कर रहा होगा। तो दैट्स वाई उस कंडीशन पे भी कौन सी ETS अकर होती है, साइक्लिक ETS अकर होती है। तो ये 2 मेन जो रीजन जो NCERT में दिए हुए थे, मैंने वो 2 रीजन भी आपको यहाँ पे बता दिए हैं, साइक्लिक ETS के और किसके बेटा, आपके नॉन साइक्लिक ETS के। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो अब हम थोड़ा और यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ETS को थोड़ा और इसके एडवांस वर्जन पे दिखाने की कोशिश करूँगा। अब बेटा जब इसके एडवांस वर्जन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, किसका बेटा, थैलेकॉइड का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ मैं किसको बना रहा हूँ, थैलेकॉइड को बना रहा हूँ, और यहाँ मैं मेनली किसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपकी केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को, और साथों साथ यहाँ मैं ETS को किस कंसेप्ट के बिहाफ पे भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके आपके रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल वाले राज जो है वो भीतर भीतर यहाँ पे क्या करने वाला हूँगा, ओपन करने वाला हूँगा। तो अब यहाँ पे आप बड़े ही ध्यान से देखो, मेरे को जो अरेंजमेंट जो चाहिए वो मैं यहाँ पे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर रहा हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब जहाँ से व्हाट इज लाइट रिएक्शन दिया हुआ था उसके बगल वाले पेज को भी छोड़ दो, उसके बगल वाले पेज को भी छोड़ दो, और उसके आगे जब आप जाओगे तो आपको ये फिगर दिखेगा जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो जहाँ से केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस शुरू हो रही है उसी के बगल वाले पेज पे जब आप देख रहे होंगे तो ये जो फिगर में जो बना रहा हूँ वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से ये फिगर लेके आ रहा हूँ और इसी को एक्चुअल में रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे भी क्या कर दूंगा, फिट आउट कर दूंगा, जिससे आपको रेडॉक्स पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप समझो कि ये आपका एक थैलेकॉइड है। आपको अच्छे से पता है कि थैलेकॉइड के अंदर की जो स्पेस होती है उस स्पेस को मेरे बेटे आप क्या बोल देते हो, ल्यूमेन बोल देते हो। ये मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोल दिया बेटा, मैंने ल्यूमेन बोल दिया। और बाहर जो फ्लूइड पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसको बेटा मैं क्या बोल देता हूँ, स्ट्रोमा बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर लेके चल रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो सके, समझ में आ सके। अब थोड़ा और बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे जो भी बात करने वाला हूँ सब NCERT में दी हुई होगी। कुछ कुछ बातें जो होगी वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगी जिससे हमको ये कंसेप्ट क्या हो सके, अच्छे से समझ में आ सके। मैं यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करता हूँ, एक फोटो सिस्टम को अरेंज करता हूँ। अब देखो बेटा मैंने मेम्ब्रेन को ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया है। अब वो तो बन चुकी है, सो तो कोई बात नहीं। अब मैं फोटो सिस्टम को एक काम करता हूँ कि येलो कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो किसको ड्रॉ कर रहा हूँ, फोटो सिस्टम को ड्रॉ कर रहा हूँ।
हूँ। तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फोटो सिस्टम ऑन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहला जो फोटो सिस्टम यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा आपको अच्छे से पता है, वो फोटो सिस्टम 2 होगा। और फोटो सिस्टम 2 में जब बेटा मैं किसको देखता हूँ, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए को देखता हूँ, तो कितने नैनोमीटर की लाइट पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट पे शो करता है। और फोटो सिस्टम 2 है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसको P680 लिख देता हूँ। उम्मीद करूंगा आपको ये विजुअलाइज होगा कि P680 लिखा है, मतलब फोटो सिस्टम कौन सा है, 2 है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही फोटोन ऑफ लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो देयर विल बी दी एक्सट्रूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे किसका रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है। अब बेटा जब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास चले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और यहाँ पे बेटा जो फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, उसको मैं बोल देता हूँ फियोफाइटीन। क्या बोल देता हूँ, फियोफाइटीन। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में, वो भी किसके बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में, फोटो सिस्टम 2 के। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। तो उसको आप क्या बोल दोगे, फियोफाइटीन। क्या बोल दोगे उसको बेटा आप, फियोफाइटीन। तो मैं यहाँ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका बेटा, फोटो सिस्टम 2 का, एक्चुअल वो कौन है, फियोफाइटीन है। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो थोड़ा और समझो। एक्चुअल ये जो फियोफाइटीन जो होता है, ये कैसा होता है बेटा, आपका कलरलेस क्लोरोफिल होता है। अब मन में क्वेश्चन आपके बिल्कुल आस्क होना चाहिए कि सर आप फियोफाइटीन को क्या लिख रहे हो, कलरलेस क्लोरोफिल लिख रहे हो, तो वाई श्योर इट विल बी कलरलेस। क्योंकि बेटा जब क्लोरोफिल में से क्या हो जाए, मैग्नीशियम आयन का लॉस्ट हो जाए। किसका लॉस्ट हो जाए बेटा, मैग्नीशियम आयन का लॉस्ट हो जाए। लॉस्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन कहाँ से बेटा, क्लोरोफिल में से। तो उसी को फिर मैं क्या कहने लग जाता हूँ, कलरलेस क्लोरोफिल। और वो जो कलरलेस क्लोरोफिल जो होता है, उसी को आप क्या बोल देते हो, फियोफाइटीन। तो फियोफाइटीन कलरलेस के लिए है क्योंकि क्लोरोफिल में से किसका लॉस हो गया है, मैग्नीशियम आयन का लॉस हो गया है। जब इतनी बात क्लियर हो रही है, तो ये जो मैग्नीशियम आयन का जो लॉस हुआ है, इस मैग्नीशियम आयन को कोई ना कोई क्या कर देगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। एंड दैट मैग्नीशियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय दी 2 हाइड्रोजन आयन। की बेटा जो मैग्नीशियम आयन है, इसको कौन रिप्लेस कर देता है, 2 हाइड्रोजन आयन क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि दैट मैग्नीशियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय द 2 हाइड्रोजन आयन, तो बस इतनी ही बात थी बेटा हमको याद रखने की। अच्छा एक लाइन और यहाँ पे दी हुई है केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। जब आप बगल वाले पेज पे जाओगे तो उसकी दूसरी तीसरी लाइन में आप जब देखोगे, तो ये जो फियोफाइटीन जो होता है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, इट इज लोकेटेड टूवर्ड्स दी आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। की किसके टूवर्ड्स लोकेटेड दिखता है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स क्या दिखता है, लोकेटेड दिखता है। तो बेटा आप बड़े ध्यान से देखो, मैंने इसको अब यहाँ पे बनाया भी है, तो किसके टूवर्ड्स ही बनाया है बेटा, आउटर साइड के टूवर्ड्स बनाया है। क्योंकि ये किसके टूवर्ड्स दिख रहा है बेटा, मेम्ब्रेन के आउटर साइड के टूवर्ड्स दिख रहा है। कौन बेटा, आपके फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं लिखी, इनडायरेक्टली लिखी है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 2 का, इट इज लोकेटेड टूवर्ड्स दी आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। की किसके टूवर्ड्स दिख रहा है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स दिख रहा है। बेटा एक चीज याद रखना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी जो होते हैं वो फोटो सिस्टम का ही क्या होते हैं बेटा, पार्ट होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहां से बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इनको कैरी करेगा बेटा एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन कैरी करेगा बेटा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को बेटा मैं कह दूंगा प्लास्टोक्यूनॉन। क्या कह दूंगा बेटा मैं उसको, प्लास्टोक्यूनॉन। अब मुद्दे की बात आप समझो कि ये जो प्लास्टोक्यूनॉन की जिसकी तारीफ लिख रहा हूं, ये एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के होने के साथ साथ हाइड्रोजन आयन को भी क्या करता है, कैरी करता है। तो प्लास्टोक्यूनॉन के बारे में क्या बताया बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं है, ये अपने साथ साथ किसको भी कैरी करेगा, हाइड्रोजन आयन को भी कैरी करेगा। तो लिख देता हूं कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है ही है, और साथों साथ मोबाइल हाइड्रोजन आयन कैरियर भी
है। क्यों ना एक काम करा जाए कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को अगर मिला दिया जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, H लिख सकता हूँ। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि फियोफाइटिन जो है वो एक्चुअल क्या है, एच मोबाइल कैरियर है। इसको आप इस तरीके से भी समझो कि जो प्लास्टोक्यूनॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और साथों साथ किसको एक्सेप्ट करता है बेटा, 2 हाइड्रोजन आयन को भी। और यू कैन से कि 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में क्या कराता है, कैरी कराता है। क्या कराता है, कैरी कराता है। तो इट इज दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज हाइड्रोजन आयन कैरियर। और दोनों को मिला के ही क्या बोल दिया मैंने कि जो आपका जो प्लास्टोक्यूनॉन जो है वो एक्चुअल क्या है बेटा, आपका एच मोबाइल कैरियर है। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो थोड़ा सा और हम इसकी क्या कर देंगे, तारीफ यहाँ पे लिख देंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, मतलब ये क्या है, अभी क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। फिर यहाँ से बेटा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके बाद फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अगले कॉम्प्लेक्स को भी दे देगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करा PQ, मतलब कैरी करने के लिए क्या करा बेटा, कैरी करने के लिए जब ये गेन करा तो तब ये क्या हुआ होगा, रिड्यूस्ड हुआ होगा। फिर इसने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया बेटा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो ये अगला क्या होने वाला बेटा, कॉम्प्लेक्स को देने भी वाला है। इट मीन्स कि जो आपका एक्चुअल कौन बेटा प्लास्टोक्यूनॉन होता है पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और पार्शियली क्या होता है बेटा, रिड्यूस्ड भी होता है। हालांकि मुद्दे की बात समझो, ये जो 2 हाइड्रोजन आयन जिनको ये क्या करने वाला है, कैरी करने वाला है, ये 2 हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएंगे बेटा, आपके स्ट्रोमा से आएंगे। इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन आयन की क्या कराएगा बेटा, पंपिंग कराएगा स्ट्रोमा से। कहाँ पे बेटा, ल्यूमेन में। कहाँ पे करा देगा बेटा, ये ल्यूमेन में। तो देखो स्ट्रोमा से इनने 2 हाइड्रोजन आयन की क्या करा दी, प्लास्टोक्यूनॉन ने पंपिंग भी करा दी अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। और कहाँ से लेके, स्ट्रोमा से कहाँ लेके आ गया बेटा, ये थैलेकॉइड के ल्यूमेन में लेके आ गया। तो इट मीन्स कि ये किसके जैसे भी काम कर रहा है, एक पंपिंग के जैसे भी काम कर रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि इट विल बी इन्वॉल्व इन दी पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। कि भाई स्ट्रोमा से क्या करा रहा है, ल्यूमन में क्या करा रहा है, हाइड्रोजन आयन की क्या करा दी बेटा, पंपिंग भी करा रहा है। तो ये सारी बातें बेटा उस बी वाले पॉइंट में केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के दी हुई है, इंक्लूड है। ए वाले पॉइंट को भी अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप समझो कि अब ये प्लास्टोक्यूनॉन से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसके पास आ गए हैं, एक रेड इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। और उस रेड इलेक्ट्रॉन कैरियर को बोल देता हूं मैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ मैं किसको ड्रॉ कर रहा हूँ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगला बेटा जो इलेक्ट्रॉन जो जाने वाला है वो किसके पास जाने वाला है, नेक्स्ट कैरियर के पास। और वो जो नेक्स्ट कैरियर जो है वो एक्चुअल कौन है बेटा, आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कौन है बेटा, एक्चुअल वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में आप बड़े ही ध्यान से देखो, मैंने जब इसको बनाया तो B6 को ऊपर बनाया और F को नीचे बनाया है। और इन दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स के, इन दोनों को एक दूसरे से अटैच कराने के लिए बीच में क्या दिख रहा है बेटा, मेरे को FeS दिख रहा है। क्या दिख रहा है, FeS दिख रहा है। जब इतनी बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा और समझो कि जब मेरे को यहाँ पे बीच में अटैच कराता हुआ क्या दिख रहा है, FeS दिख रहा है। तो थोड़ा और समझो बात को कि साइटोक्रोम B6 जो है वो यहाँ पे क्या नहीं होगा बेटा, फंक्शनल नहीं होगा। साइटोक्रोम Fe क्या दिख रहा है मेरे को, फंक्शनल दिख रहा है। और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को दोनों से एक दूसरे से अटैच कराने के लिए बीच में मैंने क्या लगा रखा है, साइटोक्रोम B6 और F को एक दूसरे से अटैच कराने के लिए बीच में क्या लगा रखा है, FeS लगा रखा है। तो आओ जरा मैं मेंशन कर देता हूं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तारीफ कि दे आर दी आयरन कंटेनिंग अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होता है बेटा, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब किसको कंटेन कर रहा होता है, आयरन को कंटेन कर रहा होता है। इसीलिए बेटा इसका कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, रेड इलेक्ट्रॉन कैरियर। और क्या बोल देता हूँ बेटा मैं, रेड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये एक जगह से दूसरी
दूसरी जगह नहीं जाता है, वहीं पे रहता है। इट मीन्स कि ये कैसा होता होगा, मोबाइल वर्ड जो होता है वो मूवेबल चीज़ के लिए आता है, और इमोबाइल मतलब ये मूवेबल नहीं होता है, वहीं के वहीं रहता है, और वहीं पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो एक और चीज़ याद रखना, दे आर दी आयरन कंटेनिंग अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कि भैया क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड है। क्या है बेटा, ये इंटीग्रेटेड है। जब इतनी बात आपको क्लियर है तो वापस इधर आओ। अब यहाँ से बेटा इन दो इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ये दो इलेक्ट्रॉन अब जो है इट विल बी कैरी बाय दी, और यू कैन से इट इज कैरीज बाय दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है ये मेम्ब्रेन की कहाँ प्रेजेंट दिख रहा है बेटा मेरे को, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स दी इनर साइड, की ये मेम्ब्रेन के कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इनर साइड पे लोकेटेड है। आओ जरा इस बात की भी क्या कर दी जाए, इंफॉर्मेशन लिख दी जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी थोड़ी सी तारीफ, कि किसकी तारीफ लिख रहा हूँ बेटा मैं, प्लास्टोसाइनिन की। और ये जो पीसी जो है, ये जो प्लास्टोसाइनिन जो है ये कैसा कैरियर दिख रहा है, जल्दी से बता दो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दिख रहा है। इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। तो इट इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और कैसे कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर का क्यों होता है, बिकॉज इट इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, की भैया कैसा होता है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। किसको कंटेन कर रहा होता है, कॉपर को कंटेन करने वाला प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जो मोबाइल को ले जा रहा होता है। इसके पास कॉपर आयन होते हैं, इसीलिए कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अरे आपको पता होगा कि आपके आरबीसी का कलर रेड होता है। आपके आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन रेड कलर क्यों देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास आयरन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आयरन कैसा कलर दे देता है, रेड कलर देता है। वैसे ही यहाँ पे जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, आयरन प्रेजेंट है तो इसको रेड कलर दे रहा होगा। आपका जो प्लास्टोसाइनिन जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो उसके कॉपर प्रेजेंट है, तो वो कैसा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। एंड इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, की बेटा किसके टुवर्ड्स दिख रहा है, ये भी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स दिख रहा है। तो लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन के कहाँ दिख रहा है बेटा, ये इनर साइड पे मेरे को लोकेटेड दिख रहा है। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर है तो थोड़ा वापस आओ। अब जाहिर सी बात है यहाँ से इन दो इलेक्ट्रॉन को किसके पास लेके जाएगा, आपको भली भांति पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो नॉन साइक्लिक ईटीएस। तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है किसके पास चले जाएंगे, आपके फोटो सिस्टम के पास। और अगला जो फोटो सिस्टम यहाँ पे जो इन्वॉल्व होने वाला है वो कौन सा होने वाला बेटा, आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे अब मैं किसको दिखा रहा हूँ, आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट को दिखा रहा हूँ। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर किसको बना रहा हूँ मैं, फोटो सिस्टम 1 को दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास चले जाएंगे, या ये प्लास्टोसाइनिन जो है इसको किसके पास लेके जाएगा, फोटो सिस्टम आपके फर्स्ट के पास। उसके पास पहुंचाने से पहले आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे फोटोन ऑफ लाइट क्या करती है, फॉल करती है। और फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करता है, इसीलिए P700 लिख रहा हूँ। और जैसे इसके ऊपर फोटोन ऑफ लाइट फॉल करती है तो दो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और इधर से ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, जिससे वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास जाएंगे बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है बेटा, आपका पैराडॉक्सिन। कौन है बेटा, आपका पैराडॉक्सिन। तो देखिए आपने देखा था कि फोटो सिस्टम 2 के केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, थियोफाइडिन है। वैसे ही यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के केस में कौन है बेटा, पैराडॉक्सिन है। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो थोड़ा और समझो इस बारे में भी, इसकी अब तारीफ लिख देता हूँ, किसकी बेटा, पैराडॉक्सिन की भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगी, अब हमको तारीफ लिखना पड़ेगी। तो आप नोटिस करो अब मैं यहाँ पे किसकी तारीफ लिख रहा हूँ, पैराडॉक्सिन की तारीफ लिख रहा हूँ। देखो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्चुअल पार्ट है, इसके लिए मेरे को अभी तक भीतर भीतर एनसीईआरटी के साथ साथ याद है, और आपको भी याद रह जाएगा अगर आप इसको कंसेप्चुअल पार्ट के जैसे समझोगे। तो पैराडॉक्सिन क्या होता है बेटा, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। मुद्दे की बात याद रखना, एंड इट इज दी
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम वन, की भाई ये फोटो सिस्टम वन का क्या दिख रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिख रहा है। मुद्दे की बात बेटा जो याद रखने की है कि इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, की भाई ये मेम्ब्रेन के कहाँ लिख रहा है, लोकेटेड आउटर साइड पे दिख रहा है, तो आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, की भाई थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के कहाँ लोकेटेड है, आउटर साइड पे लोकेटेड है। तो जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो आप खुद बड़े ध्यान से देखो कि ये कहाँ लोकेटेड दिख रहा है, मेरे को आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स लोकेटेड दिख रहा है। अब यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला बेटा मैंने, अब यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास चले जाएंगे, NADP प्लस के पास, और NADP प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH में। और ये जो दो हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने वाला है, ये दो हाइड्रोजन आयन इसको कहाँ से मिलने वाले हैं, स्ट्रोमा से मिलने वाले हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्ट्रोमा से दो हाइड्रोजन आयन लिए और ETS के थ्रू जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे फेरेडॉक्सिन से किसके पास चले गए, NADP के पास, और NADP प्लस क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। और आपको अच्छे से पता है कि ये प्रोसेस कराने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसका नाम आपने क्या पढ़ा था, NADP रिडक्टेस। तो उसी एंजाइम को और क्या बोल देता हूं मैं, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। और NCERT ने केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के डायग्राम में शॉर्टली उसको क्या लिखा हुआ है, FNR। क्या लिखा हुआ होगा बेटा वहां पे, शॉर्टली FNR लिखा हुआ होगा। तो ये देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि NCERT उसको शॉर्टली क्या लिख दी है, FNR लिख दी है। क्या लिख दी है बेटा, उसको शॉर्टली FNR लिख दी है। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो अब एक चीज मेरे को क्लियर हो गई है कि एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या दिखाई है, नॉन साइक्लिक ETS दिखाई है। अब आप थोड़ी सी बात और समझो, अब हम प्राइम ऑफ टाइम पे पहुंच चुके हैं बेटा, यहाँ पे अब सारे कंसेप्ट एक साथ आने वाले हैं। और इस प्राइम ऑफ टाइम पे बेटा आपकी जो सीक ऑफ जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए आपको प्राइम टाइम पे, बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है बेटा, हम यहाँ पे अटेंशन की जरूरत है। अब बेटा देखो मेम्ब्रेन के किधर की टुवर्ड्स बेटा, इनर साइड के टुवर्ड्स, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के कहाँ बेटा, इनर साइड के टुवर्ड्स भी मेरे को क्या दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स अरेंज दिख रहा है। आपने देखा था वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को बेटा OEC भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा मैं, OEC। आओ जरा पहले मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ, किसकी बेटा, आपके वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की। यहाँ से मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ बेटा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को आज मैंने एक और नाम और क्या दे दिया बेटा, OEC। इसको थोड़ा सही तरीके से बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। आपको अच्छे से पता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो किसका रिलीज होता है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा होता है बेटा, रिलीज हो रहा होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। इसीलिए इसको और क्या बोल देता हूं मैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और शॉर्टली में क्या लिख देता हूं, OEC। ये वाटर मॉलिक्यूल की क्या कराता है, स्प्लिटिंग कराता है। एंड इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, की कहाँ पे लोकेटेड दिखता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। तो लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, की भाई थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के कहाँ दिख रहा है, इनर साइड पे। तो लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ मेंशन कर दिया है कि कहाँ दिख रहा होगा, ये मेम्ब्रेन की इनर साइड पे लोकेटेड दिख रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जब बेटा इतनी बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा समझो कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये वाटर मॉलिक्यूल की क्या करा देगा, स्प्लिटिंग करा देगा। 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, और किसका रिलीज भी होगा बेटा, ऑक्सीजन का भी क्या होगा, रिलीज होगा। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर है तो थोड़ा समझो बात धड़ ध्यान से कि यहाँ पे नेट कितने वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, 2। और इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कराने के लिए मेरे को एक तो मैग्नीज आयन की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, और क्लोरीन आयन की भी क्या हो रही होती है, जरूरत होती है। पर जो मेजर रोल जो होता है वो किसका होता है, मैग्नीज आयन का होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कराने के लिए किस आयन की जरूरत होती है, तो कौन सा आयन की जरूरत होती है मेरे बेटे, मैग्नीज आयन की जरूरत होती है। हालांकि मैंने आपको पहले बोला है कि हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है।
टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या करना है, इसको पढ़ना है। अभी बेटा टॉपिक का एंड नहीं हुआ है, मैंने आपको बोला था ये लेक्चर काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो सकता है और होता भी है मेजर तौर पे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है ये वाटर मॉलिक्यूल की क्या करा देगा, स्प्लिटिंग करा देगा। तो नेट बेटा कितने वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी। और जब 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जब बेटा इतनी बात अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्लियर हो चुकी है, तो आओ एक और बात को समझने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब बेटा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एक्चुअल जो स्प्लिटिंग होती है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल की होती है। कितने वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है एक्चुअल, 4 वाटर मॉलिक्यूल की। पर अगर बात करी जाए नेट में, तो नेट बेटा कितने वाटर मॉलिक्यूल की होती होगी, 2 की होती है। बोला सर नेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, और आप बोल रहे हो कि एक्चुअली कितने वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते होंगे, 4 होते होंगे, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। आओ जरा समझो। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल मेरे को दिख रहे हैं। जब बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा ये इक्वेशन को आप कहीं ना कहीं को रिलेट भी कर पा रहे होंगे आपकी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं। आप इधर देखो 4OH नेगेटिव, अब मैं 4OH नेगेटिव में से यहाँ से फिर किसको निकाल लेता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूँ। फिर इस 4OH मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चले गए हैं तो जाहिर सी बात है प्लस चार्ज नहीं लगाना है। आओ जरा इसको सही कर देते हैं, एक्सट्रीम सॉरी, कि ये प्लस चार्ज अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया है। अब देखो ये 4OH दिख रहा है, और इस 4OH में से क्या बना दूंगा मैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना दूंगा। और आगे की तरफ देखोगे तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन का समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कट, 4OH से 4OH को कट कर देता हूँ, इस 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर को कट करता हूँ, तो कितने बच जाएंगे बेटा, अल्टीमेटली 2 वाटर के मॉलिक्यूल बच जाएंगे। और कितने आयन का रिलीज होगा, 4 हाइड्रोजन आयन का, 4 इलेक्ट्रॉन का, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब अगर बात करी गई है एनसीईआरटी में तो नेट वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के बारे में करी गई है, और नेट वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कितने की होती है बेटा, 2 की होती है। पर अगर आप हकीकतली देखोगे तो कितने हो रहे होते हैं बेटा, 4 हो रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि सर ये पूरी जर्नी में हाउ इज दिस पॉसिबल, कि आप बोल रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी है वो रेडॉक्स पोटेंशियल के स्केल के बिहाफ पे हो रही है। देखो भाई मैं बोल रहा हूँ कि रेडॉक्स पोटेंशियल के स्केल के बिहाफ पर अगर इलेक्ट्रॉन की जर्नी होती है तो हमेशा जर्नी कैसी होती है बेटा, लो आरपी टू हाई आरपी होती है, या फिर ऐसा बोल लो कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होती है ना। यही मैंने आपको समझाया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी है ये डाउनहिल है। और मैंने एक और मुद्दे की बात उस समय करी थी कि रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो एनर्जी के क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा इस बात को हम यहाँ पे फिट करेंगे, मेरी बात समझो कि आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ नहीं आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। जब आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर जर्नी तो डाउनहिल ही है। फिर आप जब यहाँ देखोगे तो जर्नी कैसी बोल दोगे, डाउनहिल बोल दोगे। पर बोल रहे हो सर यहाँ अपहिल हो रही है, तो ये अपहिल कैसे हो रही है, प्रॉब्लम हमको यहाँ आ रही है। आप समझो बेटा कि जब बेटा फोटोन ऑफ लाइट क्या करती होगी, फॉल करती होगी, क्या करती होगी, फोटोन ऑफ लाइट किसी फोटो सिस्टम के ऊपर फॉल करती होगी। तो जैसे ही बेटा फोटोन ऑफ लाइट फॉल करती होगी तो ये एनर्जी को क्या करता होगा, एक्सेप्ट करता होगा। एनर्जी को क्या करता होगा, एक्सेप्ट करता होगा। एनर्जी रिच हो जाता होगा। जब ये एनर्जी रिच सब्सटेंस होता होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती होगी, ज्यादा। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो फिर जब यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो जर्नी कैसी हो रही होगी, आपके लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल ही हो रही होगी, डाउनहिल हो रही होगी। और यहां से तो आपको पता ही है कि जर्नी कैसी है, डाउनहिल है। फिर आपका दूसरा फोटो सिस्टम ले आओ। दूसरा फोटो सिस्टम कौन सा होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है। इस फोटो सिस्टम 1 पे आप बोल रहे हो कि सर एनर्जी का इनपुट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, जब आप एनर्जी का इनपुट कर रहे होते हो तो ये एनर्जी रिच सब्सटेंस बन जाता है। और जब ये एनर्जी रिच सब्सटेंस बनता है तो इसके पास एनर्जी का लेवल क्या हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा, हाई एनर्जी रिच। और अगर एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन की जर्नी कैसी होगी, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। तो फिर से उस जर्नी को मैं रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे क्या बोल दूंगा, डाउनहिल बोल दूंगा। तो आपको अब क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे अच्छे से कि अगर रेडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे अगर इलेक्ट्रॉन की जर्नी होगी तो ऑलवेज कैसी होगी मेरे बेटे, डाउनहिल होगी। फिर से इस बात को थोड़ा सा और मैं समराइज कर देता हूँ
इससे आपको याद हो सके, क्योंकि फिर मेरे को प्रवेश करना बेटा दूसरे टॉपिक में, या फिर इंटर करना बेटा हमको दूसरे टॉपिक में, और वो कौन सा है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। फिर से समझो कि बेटा ये आपका फोटो सिस्टम कौन सा है, सेकंड है। फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर फोटोन ऑफ लाइट क्या करती है, फॉल करती है, तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर बेटा ये ईटीएस में इंटर करके घूम फिर रहे होते हैं, और उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके फोटो सिस्टम 1 के पास। फिर फोटो सिस्टम 1 पे फिर से आप क्या करते हो, लाइट एनर्जी का इनपुट करते हो, और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ चले जाते हैं, वो NADP प्लस के पास, और NADP प्लस क्या बना देता है, NADPH2, मतलब रिड्यूस होकर बना देता है। इस जर्नी को बेटा हम डाउनहिल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी का इनपुट नहीं करना पड़ा था, यहाँ भी एनर्जी का इनपुट नहीं करना पड़ा था, डाउनहिल बोल देते हो। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर रेडॉक्स पोटेंशियल के ब्याह पे देखोगे तो पूरी ही जर्नी कैसी है, डाउनहिल है। आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, आप यहाँ नहीं सोचते, यहाँ नहीं सोचते, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि यहाँ कैसी जर्नी हो रही है, अपहिल हो रही है। नहीं बेटा, जब रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में बात करूंगा तो जर्नी हमेशा ही कैसी होगी बेटा, डाउनहिल होगी। इसको ऐसे समझो कि अभी ये जो फोटो सिस्टम है, इसकी एनर्जी क्या है बेटा, कम है। जब बेटा फोटोन ऑफ लाइट फॉल करती है तो ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कैसा हो जाता होगा, एनर्जी रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता होगा। और जब ये एनर्जी रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट होता होगा तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती होगी। और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कम होगा। और यहां से फिर जब इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी होगी वो कैसी हो रही होगी, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ हो रही होगी। और उस जर्नी को रेडॉक्स पोटेंशियल की स्पेल पे आप क्या बोल देते हो बेटा, डाउनहिल बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा, आप डाउनहिल बोल देते हो। अब फिर से इधर आके देखो, फिर से देखो फोटोन ऑफ लाइट फॉल कर रही है, फिर मतलब ये एनर्जी को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो उस वजह से इसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, एनर्जी रिच सब्सटेंस बन रहा होगा। और फिर से इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी जो है वो कैसी हो रही होगी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। और एनर्जी ज्यादा तो बेटा आपको पता है रेडॉक्स पोटेंशियल कम होता है, और एनर्जी कम तो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होता है। तो फिर से इलेक्ट्रॉन की जर्नी कैसी हुई, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। और इसी जर्नी को आप हमेशा क्या बोल दोगे बेटा, डाउनहिल बोल दोगे। क्या बोल दोगे, डाउनहिल बोल दोगे। तो यहाँ आके बेटा मैंने आपको क्लियर करे हैं ये दोनों कंसेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब मैं बात करूंगा स्पेशली किसके बारे में, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ये केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी वर्क कर रही है, तो साथों साथ बेटा क्लोरोप्लास्ट में बन रही एटीपी के लिए भी वर्क कर रही है, अल्टीमेटली एटीपी के फॉर्मेशन के लिए वर्क कर रही है। और ये हाइपोथेसिस जो होती है ये मेनली बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्याह पे होती है। इस हाइपोथेसिस का मानना है कि प्रोटॉन पंपिंग की वजह से ही किसका फॉर्मेशन होता होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब इतनी बात क्लियर हो रही है तो आओ जरा इस मेम्ब्रेन के ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट थिंग को अरेंज करवा रहा हूँ, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को। किसको अरेंज करवा रहा हूँ, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को अरेंज करवा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। कौन होंगे बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कुछ इस तरीके से होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के इनसाइड, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन के जैसे, तो बीच में एक क्या बना देते हैं बेटा, चैनल बना देते हैं। और यहाँ पे एक क्या बन जाएगा बेटा, उस वजह से चैनल बन जाएगा। और इस पार्ट को मैं CF0 पार्ट बोल दूंगा। और यहाँ पे ये जो चैनल जो बन रहा होता है इसमें, वो चैनल को क्या बोल दूंगा बेटा मैं, प्रोटॉन चैनल, जिसके थ्रू किसकी पंपिंग कराऊंगा बेटा मैं, प्रोटॉन की पंपिंग करूंगा। तो AF0 पार्ट जो है वो एक्चुअल किससे मिलके बना हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड है। मतलब एक तरीके से कैसा प्रोटीन होगा बेटा, आपका इंटीग्रल प्रोटीन भी होगा। और फिर ये क्या बना देता है, एक चैनल बना देता है जिसके थ्रू किसकी पंपिंग होती है, हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है। इसीलिए उस चैनल को और क्या बोल देता हूँ, प्रोटॉन चैनल। और इसी का एक और पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ इस तरीके से क्या करता है,
प्रोट्यूड आउट करता है और यहाँ पे बेटा एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इसको CF1 पार्ट बोल देता हूँ जो एक्चुअल इसका हेड पीस होता है, और ये बाहर की तरफ क्या कर रहा है, प्रोट्यूड आउट कर रहा है, और इसमें बेटा एक एंजाइम प्रेजेंट है, उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेस, जो किससे रिगार्डेड होता है, ATP की सिंथेसिस से रिगार्डेड होता है। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो सबसे पहली चीज समझो कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू अगर मेरे को ATP को बनाना है तो मेरे को किसको डेवलप करना पड़ेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करना पड़ेगा। किसको डेवलप करना पड़ेगा बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट मतलब होता है मात्रा, मतलब मात्रा के रिस्पेक्ट में क्या लेके आना, डिफरेंस लेके आना। मतलब एक तरफ मैं प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई रखूंगा और एक तरफ मैं प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या करूंगा, कम करूंगा। अब बेटा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई कहाँ करने वाला हूं मैं, ल्यूमन में करने वाला हूं। तो यहाँ पे बेटा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, और बाहर जो होगी बेटा वो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में क्या करनी है, कम करनी है। तो बेटा ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए मेरे को तीन चीज करना पड़ेगी। सबसे पहली चीज या तीन चीजों की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। एक तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से, जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो ल्यूमन के इनसाइड बेटा किसका भी रिलीज हो रहा होगा, हाइड्रोजन आयन का भी रिलीज हो रहा होगा। तो एक तो वो भी क्या कर रहे होंगे बेटा, ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होंगे। दूसरी चीज आप ये समझो कि यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, एक तो किसकी वजह से, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग की वजह से। दूसरा बेटा मैं यहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन की हेल्प से हाइड्रोजन आयन की क्या करा दूंगा, पंपिंग करा दूंगा। कहां से, स्ट्रोमा से ल्यूमन में। तो एक उस वजह से भी स्ट्रोमा में बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, और कहां पे बढ़ने लग जाएगी, ल्यूमन में बढ़ने लग जाएगी। तीसरी चीज समझो कि जो भी बेटा हाइड्रोजन आयन कहाँ अवेलेबल है, आपके स्ट्रोमा में अवेलेबल है, वो बेटा उस हाइड्रोजन आयन को किसको दे देंगे, अब हम NADP प्लस को विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम NADP रिडक्टेज। तो उस वजह से भी स्ट्रोमा में क्या हो रहे होंगे बेटा, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। और इन तीन चीजों की वजह से बेटा किसका डेवलप्ड हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा प्रोटॉन के बीच में क्या हो गई है, कंसंट्रेशन डेवलप्ड हो चुकी है। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई है बेटा कहाँ पे, ल्यूमन में, और स्ट्रोमा में कैसी कर दी बेटा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन मैंने कम कर दी है। और उसकी वजह से किसका डेवलपमेंट हो गया बेटा, यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। अब बेटा ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ डेवलप्ड हो चुका है। अब मैं प्रोटॉन का क्या करा दूंगा बेटा, डिफ्यूजन करा दूंगा, सिंपली हायर कंसंट्रेशन रीजन टू दी लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो जब मैं हाइड्रोजन आयन की पंपिंग करूंगा तो किसके थ्रू करूंगा, प्रोटॉन चैनल के थ्रू। और जब बेटा प्रोटॉन चैनल के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन की क्या करा रहा हूंगा बेटा, मैं पंपिंग करा रहा हूंगा, तो उस समय प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा होगा। और साथों साथ जब प्रोटॉन की पंपिंग होती है इस प्रोटॉन चैनल के थ्रू, CF0 पार्ट के थ्रू, तो बेटा प्रोटॉन क्या करते हैं, एक फोर्स जनरेट करते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और उसकी वजह से CF0 पार्ट में ये जो ATP सिंथेस नाम का जो एंजाइम जो होता है उसमें क्या आ जाते हैं बेटा, कन्फर्मेशनल चेंजेस। और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस आने की वजह से ये अपने शेप को अल्टर कर लेता है और क्या हो जाता होगा, एक्टिव। और फिर ये क्या करता होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या करा देता है, फॉस्फोराइलेशन। और उससे क्या बन जाती है, ATP विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ATP सिंथेस। अगर आपकी ओल्ड NCERT होगी काफी तो वहाँ पे ATPase लिखा होगा, उसको आप करेक्ट करके क्या लिख लो, ATP सिंथेस। और अगर नई NCERT है तो कोई जरूरत ही नहीं है, और अगर ओल्ड NCERT है तो वहाँ पे बेटा CF0 CF1 पार्ट भी दे देना, और साथों साथ ये प्लास्टोक्यूनॉन वाली साइकिल भी सही से मेंशन कर लेना, और FNR भी लिख लेना, और FNR का वहाँ पे फुल फॉर्म भी मेंशन कर लेना। तो क्या समझ में आया, जब प्रोटॉन की पंपिंग होती है तो पंपिंग होने की वजह से क्या होता है बेटा, प्रोटॉन की पंपिंग होने की वजह से ATP सिंथेस नाम के एंजाइम में जो हेड पीस में प्रेजेंट होता है उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं और वो एक्टिव हो जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने की वजह से। क्योंकि जब मैं प्रोटॉन की पंपिंग करूंगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा और उसकी वजह से एक एनर्जी का रिलीज होगा, और वो एंजाइम में क्या कराएगी, कन्फर्मेशन चेंजेस। कौन से एंजाइम में कराएगी, ATP सिंथेस नाम के एंजाइम में। और फिर ये ATP सिंथेस नाम का एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और एडिनोसिन
डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देगा। जब इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है तो थोड़ा और समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि देखो बेटा, जब यहाँ पे इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो थोड़ी बात और समझो। अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, ज़्यादा थी, तो उस वजह से बेटा अंदर पीएच कैसी हो गई होगी, कम हो गई होगी, एसिडिक हो गई होगी। लाओ जरा मैं आपको पीएच की वैल्यू भी लिख देता हूँ। एक्चुअल अंदर कितनी पीएच हो जाती है, 5 हो जाती है। और बेटा जब 4 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है तो कितनी एटीपी बनती है, 1 एटीपी बनती है। अगर आप बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट वाली ईटीएस में जाओगे तो उसी ईटीएस के बगल वाले पेज पे देखोगे तो आपको एक ऐसा फिगर बना हुआ दिखेगा। उस फिगर में बेटा इसकी पंपिंग दिखाई हुई है, तो उस फिगर में आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन जाते हुए दिखे हैं। और वहीं पे उसके बगल वाले पेज में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में वो 4 हाइड्रोजन आयन है। तो बेटा जब थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आएगा कि कितने हाइड्रोजन आयन की वजह से एटीपी बनती है, 1 एटीपी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 हाइड्रोजन आयन। पर अगर ये वाला फिगर आएगा तो हम आंसर कितना लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन आयन। तो बेटा यहाँ मैंने डील करा है किसके साथ, एक तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के साथ, एक ईटीएस के साथ डील करा है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ईटीएस के साथ भी डील करा है। और ये सारा फेज मैंने किसके इनसाइड पढ़ाया बेटा, आपको व्हाट इज लाइट रिएक्शन के इनसाइड पढ़ाया है। उम्मीद करूंगा इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इस बारे में मैं आपको एक बारी और बता देता हूँ फिर से कि जब 4 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये एक एंजाइम कैटालाइज कराता रिएक्शन, उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेस, एंड दे आर लोकेटेड इन द हेड पीस ऑफ द CF1 पार्ट। और बेटा ये हेड पीस के अंदर क्या होता है, जब हाइड्रोजन की पंपिंग होती है तो कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, उस वजह से एंजाइम क्या हो जाता है बेटा, एक्टिव हो जाता है। और फिर ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या कराता है, आपका फॉस्फोराइलेशन करा देता है और क्या बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 4 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग की वजह से 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब आप रेस्पिरेशन इन प्लांट में ईटीएस में देखोगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन में कितने हाइड्रोजन आयन लिखे होंगे बेटा, थ्योरी में 4 लिखे होंगे। अगर किसी की थ्योरी में 2 लिखे हुए हैं, ओल्ड एनसीईआरटी हो तो वो उसको 4 कर लो, क्योंकि नई एनसीईआरटी में एडिशन में चेंज आया है। और उसी के बगल में एक ऐसा डायग्राम दिया होगा, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन जाते हुए दिखाए होंगे बेटा, 2 ही दिखाए होंगे। तो आप याद रखना, अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप 2 लगा के आओगे। थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा या थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो आप कितना लगा के आओगे बेटा, 4 लगा के आओगे। हाँ मेरे को पता है एनसीईआरटी ने गलती करी है, पर कोई बात नहीं, वो थ्योरी में तो चेंज कर दी, डायग्राम में करना भूल गई। अब हम उसको थोड़ा सा तरीके से याद रख लेंगे। तो 4 हाइड्रोजन आयन के जाने की वजह से कितनी एटीपी बनती है, 1 एटीपी बनती है। जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया वाली ईटीएस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल 3 एटीपी नहीं बनती, 2.5 एटीपी बनती है। और एफएडीएच की वजह से 2 एटीपी नहीं बनती, एक्चुअल 1.5 एटीपी बनती है। तो वो रहस्य भी हम वहाँ पे जाके खोलेंगे। अभी मेरा मेन रहस्य किस बारे में था, पीटर मिशेल की हाइपोथेसिस के। अब बेटा एक चीज समझो कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए 4 थिंग की बेटा रिक्वायरमेंट भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। एक तो सबसे पहली थिंग समझो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके एक्रॉस बनाया बेटा मैंने, मेम्ब्रेन के एक्रॉस बनाया, इसका होना जरूरी है। दूसरा बेटा प्रोटॉन का होना भी जरूरी है। तीसरा बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना भी जरूरी है, अन्यथा पंपिंग किसकी कराऊंगा। और फोर्थ थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एंजाइम का होना भी जरूरी है, जो एटीपी की क्या कराएगा, सिंथेसिस कराएगा। और वो एंजाइम कौन सा है, एटीपी सिंथेस। तो जहाँ पे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस शुरू हुई है, उस पेज को छोड़ के दूसरा पेज छोड़ के तीसरा पेज छोड़ के चौथे पेज पे जब आप देखोगे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के, तो वहां पे पहली दूसरी लाइन में दूसरे पैराग्राफ के आसपास आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं उम्मीद करूंगा आज मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश करी है उतने में आपको काफी हद तक ये जो व्हाट इज राइट रिएक्शन का जो टॉपिक है, ये थोड़ा या मैक्सिमम आउट ऑफ आपको क्या हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।